जायका लगाना है। हमको पता है ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत टेस्टी है और ये पेट के लिए नहीं है, ये रूह के लिए है, तो उसको समझने में टाइम लगेगा और हम लगाएंगे। सर मैंने संजय लीला भंसाली की रूह को उसको वो टेस्ट लगा दिया, उसको पोएट्री कोई भी लिखेगा वहाँ पोएट्री होगी बिल्कुल इंशाल्लाह। अब शुरू करते हैं सफर इंडस्ट्री में। ये समझ में आने लगा है कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज सबसे पहली चीज है जो सीखनी पड़ती है। कॉम्प्रोमाइज की शुरुआत कहाँ, कैसे, किस तरह से होती है? क्या क्योंकि जैसे मैं थोड़ा बहुत जो भी आपके बारे में मैं पढ़ा जी, क्या आपने शुरुआत में काम टेलीविजन में किया ताकि कुछ ना कुछ पैसे आते रहे, काम होता रहे जी, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज था, या ये आपको लगा कि मैं आया लिखने था, ये भी लेखन ही है, मैं इससे जुड़ूंगा, पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री समझ में आने लगेगी, काम के बाकी भी पहलू समझ में आने लगेंगे, क्योंकि फाइनली आप गीत एक फिल्म में लिखते हैं तो फिल्म की बाकी चीज़ों को भी समझ जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा आप ये चीज़ लिख सकते हैं, उतनी आसानी से भी लिख सकते हैं, उतने सारे आप ऑल्टरनेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेज से जब शुरुआत की तो क्या ये सारे ख्याल भी थे, या ये था कि भाई फ़िलहाल पहले मैं अपनी जिम्मेदारी जो मैंने ली है अपने सर पे पिताजी का वो मनी ऑर्डर बंद करवा कर वो पूरा कर लूँ, बाकी मैं धीरे धीरे अपने उस पर चलूँगा? जी, तो ये क्या ये समझ कैसे बनती रही? जी, देखिए जब मैं यहाँ ये तकरीबन 2002 के आखिर में या 2003 शुरू हो रहा था, मैं आया था। तो अब ये हुआ कि आते ही जैसा कि मैंने बताया 1.5 साल निकल गया उसमें, तो काम मिला नहीं। और फिर उसके बाद जब मैंने ये भी बंद कर दिए पैसे भी, फिर मैं आगे बढ़ने लगा, लोगों से मिलने लगा, तो मुझे कंपोजर्स नहीं मिल रहे थे, और मिल भी रहे थे तो जो काम कर रहे थे वो नहीं मिल रहे थे, तो काम नहीं मिल रहा था गीतकारी का। तो अब चूँकि मैं यहाँ आने से पहले जब मैं वो वहाँ पे पोएट्री भी लिख रहा था, तो मैं कुछ कहानियों पे भी काम कर रहा था, मतलब कहानी भी लिख रहा था। जो मुझे लगता था उस वक्त ना, मुझे कुछ फॉर्मेट पता नहीं था कि सीन कैसे लिखा जाता है, पहले वो उसमें क्या लिखा जाएगा, कैरेक्टर्स कहाँ लिखे जाएंगे, उसका स्क्रीन प्ले कहाँ कैसे लिखा जाएगा, वो सब ज़्यादा पता नहीं था। बट मैं राइटिंग कर रहा था जो किताबों में होती है जिस तरह की, वैसी कुछ मतलब करने लगा था। तो अब ये तो हो नहीं रहा था, अब फिर ये था कि और दूसरा काम हम कर नहीं सकते थे, तो कहीं एक जगह रिक्वायरमेंट थी। मुझे शाहरुख मिर्ज़ा एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जिन्होंने सलामी पिक्चर बनाई थी। उन दिनों ईटीवी उर्दू और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में जितने भी चैनल थे वो लॉन्च हुए थे, नए नए लॉन्च हुए थे, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनके लिए बन रहे थे। तो वो एक सीरियल बना रहे थे 24 पाली के लिए, ईटीवी उर्दू के लिए, उनका इधर ही यारी रोड पे ऑफिस था। तो मुझे किसी ने वहाँ उनसे मिलवाया टाइटल ट्रैक लिखने के लिए गाना। मैं वो लिखने गया, उनसे बातचीत हुई, और वो तो मैंने लिखा नहीं, थोड़ा बहुत उन्होंने खुद ही लिखा था, उसमें कुछ चीज़ें की थी। और वो मुझे बोले कि नहीं, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी सोच है, तो तुम क्या ये जो मेरा सीरियल मैं अभी लिखवा रहा हूँ, ये शूट स्टार्ट तो इसका होने वाला है, तो तुम क्या इसमें कुछ डायलॉग वगैरह लिख सकते हो, क्योंकि तुम शायर हो, तो डायलॉग मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे पोएटिक डायलॉग। मैंने कहा सर हाँ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा वो फॉर्मेट, मैंने बहुत ईमानदाराना उनसे कहा, झूठ नहीं बोला, मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेट पता नहीं है, कुछ ज़रा चीज़ें एक बार अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं शायद कर सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो उनके जो राइटर थे जो लिख रहे थे, अच्छा उनको एक राइटर की ज़रूरत भी थी, वो क्योंकि वो डेली सोप था, तो वो वो कर नहीं पा रहे थे काम इतना सारा, तो उनको ज़रूरत भी थी। वो उन्होंने मुझे उससे मिलवाया ऑफिस में, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा आप मुझे बताइए, मुझे दिखाइए जो आपने लिखा है। तो उन्होंने मुझे वो दिखाया और मैंने उसको बहुत गौर से स्टडी किया। मैं उसे घर लेके चला गया, मैं पूरा सोया नहीं, मैं देखता रहा कि यार एक नई चीज़ है, ये करनी है, इससे पैसे आ सकते हैं। उन्होंने बोला हमको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और रोज़ मिलते रहेंगे। मैंने कहा ये अच्छा है यार, गाने तो रोज़ भी लिखे जा सकते हैं ये तो अच्छा है। तो खैर कोई बात नहीं सर, वो फिर मैंने रात भर स्टडी की और मैं अगले दिन फिर आ गया सुबह सुबह ऑफिस में, और उनसे मिला और मैंने एक सीन लिखना शुरू किया। मैंने वो सीन लिखा और वो जो राइटर थे उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, लेकिन शाहरुख जी आएंगे, आप उनको सुनाइए।
खैर वो आए, मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने वो अप्रूव किया और उन्होंने मुझे पूरा एपिसोड जो है वो लिखने के लिए दे दिया। फिर मैंने वो लिखा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने बोला अच्छा, फिर उनकी वो राइटर जो थे उनसे कुछ जम नहीं रही थी या क्या उनका था, उन्होंने फिर मुझे वो डायलॉग में मेन राइटर बना दिया। फिर वो स्क्रीन प्ले लिखते थे। फिर लिखते लिखते ये हुआ कि मैं, अब मेरे पास रोज स्क्रीन प्ले आता था डायलॉग लिखने के लिए, तो मुझे वो भी पता चल गया। मैंने उसको और मेहनत शुरू की और मैं कुछ चीज़ें क्रिएट भी करने लगा उसमें, कि जब वो जो स्क्रीन प्ले बनाते थे उसमें कुछ जो मुझे लगता था कि ये चीज़ भी हो सकती है तो मैं वो डालने लगा। वो उनको अच्छी लगने लगी और फिर उन्होंने कहा कि स्क्रीन प्ले भी तुम लिखो। तो मैंने फिर वो लिखना शुरू किया, तो वो किया। अच्छा, वो काम मिलने लगा तो उससे मुझे पैसे मिलने लगे और फिर उन दिनों DD1 का एक सेल मुझे मिल गया, फिर DD मेट्रो भी चला करता था, वो मिल गया। तो 2-3 सेल मुझे मिलने लगे और थोड़े पैसे वैसे आने लगे, मिल गए, आने लगे। और फिर 2000, लेकिन वो तलाश मेरी जो एक अंदर का शायर था वो चलता रहा। वो मैं सिटिंग मीटिंग यहाँ करता रहा, लोगों से मिलता रहा। इसके साथ साथ जी, गाने गाने कहाँ हो सकते हैं, कंपोजर से मिलता रहा। खैर वो फाइनली मुझे इस्माइल दरबार, अच्छा इसी बीच में मैं मुझे लगा नहीं, मुझे राइटिंग अभी और सीखनी चाहिए। तो एक इम्तियाज पटेल, एक राइटर आप जानते हैं, हाँ, तो मुझे किसी ने उनसे मिलवाया और वो उन दिनों बहुत फॉर्म में थे। उनका हम पाँच भी चल रहा था और वो उनकी जोड़ी नंबर 1 सुपर हिट हो चुकी थी। तो मैं उनसे मिला, आदर्श नगर में उनका ऑफिस था। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे राइटिंग सीखनी है, तो मुझे आप अपना असिस्टेंट बना लीजिए। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें क्या आता है, क्या लिखते हो? मैंने बोला सर मैं अभी ऐसे ऐसे ये सीरियल कर रहा था और बहुत ज़्यादा राइटिंग आती नहीं सर, इसलिए तो सीखना आया हूँ। नहीं, उससे तुम क्या लिखते हो ऐसा कुछ? तो मैंने कहा सर मैं तो मतलब शायरी वारी लिखता हूँ। तो मैंने उनको वो सुनाई तो वो उनको बहुत पसंद आई। उन्हें लगा रही यार ये हम नहीं लिख सकते, ये इतनी गहरी बात तुम ये कैसे कह रहे हो, ये तो यार मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा सर होता है, सब हर आदमी हर काम थोड़ा ही करता है, आप कुछ करते हैं, आप जो ये कहते हैं जो आपने कॉमेडी की मैंने देखी सर आपकी फिल्म, वो हम नहीं कर सकते, तो हम कुछ मिलके कर सकते हैं सर। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तुम आओ मेरे पास। और उन्होंने मुझे फिक्स तनख्वाह पे रख दिया। वो मुझे महीने की तनख्वाह देते थे और मुझे बाद में पता चला वो इतने अच्छे इंसान थे कि वो मेरी हेल्प करने के लिए उन्होंने मुझे रखा। उनको लगा शायद काम वाम नहीं है और वो कुछ काम नहीं कराते थे। मैंने बोला सर थोड़ा सा मेरा उठने का चक्कर है, मैं लेट उठता हूँ, तो मैं थोड़ा लेट आऊँ क्या? उन्होंने बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा सर 11 बजे तक उठ जाता हूँ। तो वो बोले अच्छा ठीक है, तुम कितने बजे आ सकते हो? मैं सर मैं 2 बजे ऑफिस आ जाऊँगा, तो मैं खाना भी खा के आऊँगा ना, फिर लंच जानी करूँगा। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम 3 बजे तक आओ चलेगा। तो मैं 3 बजे आता था, फिर वो ऐसे एक आध सीन देते थे मुझसे और बातें बहुत करते थे, शायरी पे बातें करते थे, शायरी सुनते थे। तो उनको पता नहीं कहाँ से शायरी का लगाव था, वो सुनते थे और वो पूरा टाइम सीन में लिखता नहीं था, वो पूरा टाइम शायरी की बातों में निकल जाता था। और मुझे महीने की तनख्वाह मिल रही थी, वो दे रहे थे। और तो बस ये कुल मिला के वहाँ मुझे इकबाल दरबार मिले जो इस्माइल भाई के कजिन हैं। उन दिनों उनको एक फिल्म मिल गई थी, ये जो मेरी पहली फिल्म थी, कुड़ियों का है ज़माना। उस वक्त की वो मल्टी स्टारर फिल्म थी, उसमें रेखा जी, महिमा जी और वसुंधरा दास ये सब लेडीज़ थी। तो उस फिल्म का गाना लिखने का मौका मिला सर, वो एक कमाल का एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। सर पहला गाना उन्होंने मुझे धुन बना के दी, उससे पहले मुझे धुन कभी नहीं है सर, उन्होंने धुन दे दी मेरे को। और सर जो मैंने धुन सुनी, मतलब लिटरली मैं गिर गया सर, ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये लिखा ही नहीं जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वो धुन बताऊं सर, वो धुन थी कि डा 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 डा। मैंने कहा ये क्या है? कहने ये मुखड़ा है। आप यकीन करें, मैंने बोला इकबाल भाई मैं आता हूँ, मैं बाहर गया और भाग गया वहां से। मतलब इसमें तकरीबन 15 से 16 लाइनें इतनी ये करके मैंने कहा ये मुखड़ा है तो फिर अंतरा क्या? मैंने कहा ये तो मार देंगे हमको। खैर सर फिर उन्होंने कहा नहीं तुम, अगले दिन उन्होंने मुझे फोन किया तुम कहाँ चले गए? चेन्नई साहब को अच्छा म्यूजिक कर रहे थे तो गाना वाना करवा लेंगे। बोले मैंने, वो समीर साहब लिख रहे थे पिक्चर, मैंने उस डायरेक्टर को बोला है और उससे रिक्वेस्ट की और तुम भाग गए, ये तो गलत बात है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, तुम अजीब आदमी हो। मैंने कहा नहीं सर एक्चुअली वो मैंने कभी इतनी लंबी चौड़ी तुम सुनी नहीं है, लिखा ही नहीं। मैं डर गया, मैं इसमें लिखूंगा क्या, इतनी बातें कहाँ से आएंगी जो मुखड़े में आप लिखवाना चाहते हैं। खैर बोले नहीं तुम आओ करो। और सर अगले दिन फिर मैं आया हिम्मत करके
और मैं फिर बैठा और वो एक एक लाइन करके, सर मुझे आज भी याद है, मुझे उस गाने को लिखने के लिए 2 दिन लगे सर। वो धुन याद करके, वो धुन हमें याद नहीं होती थी सर, म्यूज़िक इतना सीखे साके नहीं थे, तो वो धुन याद करने में 2 दिन लगे। और सर मैंने वो गाना लिखा, उसके बाद वो डायरेक्टर को पसंद आया, उन्होंने फिर एक और जुल्म किया मेरे ऊपर, कहने लगे नहीं ये मुखड़ा बहुत अच्छा हो गया, एक काम करते हैं इसको जो है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखते हैं। अब मुझे वो बोले धुन सेम रहेगी, इतना ही मैटर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। तो वो एक बड़ी मुश्किल आई। फिर और जुल्म हुआ कि ये बहुत अच्छा गाना बन गया है, इसको हम मेल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको सैड वर्जन भी करते हैं, सेम धुन को स्लो करके सैड भी करते हैं, और कुछ वर्ड जो है वो मैच नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। सर फिर उसको वो सैड लिखा, फिर बोले फीमेल के पॉइंट से भी सैड करते हैं इसको। तो और सर वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा था, वो ऊपर वाला मेरी जो है वो तैयारी हो रही थी, एक्चुअली वो मश्क हो रही थी और वो प्रैक्टिस हो रही थी, वो मुझे ऐसा खराब लग रहा था, बट वो मेरे लिए उसने बाद में बहुत काम किया। और वाह। अब स्पेसिफिकली एक गीतकार के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल करता हूँ मैं, इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ तक अब हम आपके सफ़र का जिक्र करते रहे कि एक शायर बनने के लिए गांव वाला शायर बनेगा और अपनी बात कह के रहेगा, वो यहाँ तक पहुँच चुका है। एक गीत का जन्म, फिल्मी गीत का जन्म, वहाँ से कहाँ से शुरू होता है और वो क्या पहलू क्या पड़ाव होते हैं जहाँ से होते हुए फाइनली एक गीत का कंप्लीशन होता है। चाहे आप कोई भी अपना एक गीत एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें, ताकि जो नए लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं इस विधा से, हमारे ऑडियंस में से, उन्हें कुछ एक टेक्निकल लेवल पे वो चीज़ समझ में आए। हम बहुत ज़्यादा पोइट्री की टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं, हम एक गाना कहाँ से वो थॉट शुरू होता है, किस तरह से वो कंप्लीट होकर एक गीत के फॉर्म में फाइनली आता है। कोई भी एक गाना अपना आप उदाहरण के तौर पे लेकर और वो एक सफ़र का जिक्र बताएं हमें। जी देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं मेरे जैसा, जितना मैं जानता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि ये तो तय है कि जो गीतकारी है वो फिल्म के हिसाब से ही होती है और फिल्म के लिए होती है। तो सबसे पहले तो हमको ये मानना चाहिए, उसमें उस हिसाब में रह के आप अपना कितना हिसाब डाल सकते हैं, वो आपकी चालाकी, आपकी राइटिंग की चालाकी, मैं वो कह रहा हूँ, किसी गलत सेंस में नहीं। तो वो आपकी राइटिंग में आप कितने चौतरफा हैं कि आप वो बातें डाल सकें उनके फॉर्मेट में या उनके हिसाब में रहते हुए। एक तो वो है, और वो आपको चीज़ें वहीं से मिल जाती हैं। जैसे कोई भी डायरेक्टर जब आपसे फिल्म लिखवाता है या गाना, तो वो सिचुएशंस आपको देता ही है, तो उसके हिसाब से आप उसकी सिचुएशन को बहुत बार सुने, क्योंकि अगर आप गौर से देखें, दुनिया का कोई भी सवाल हो, अगर आप उस सवाल को बहुत गौर से सुनेंगे तो उसका जवाब उसी में रहता है, कहीं और जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो जब आपको वो सिचुएशन बताता है, आपका कंपोजर बताए या आपका डायरेक्टर बताए या प्रोड्यूसर कोई भी बताए, तो उसमें ही कहीं ना कहीं आप अपना मुखड़ा तलाश कर सकते हैं। आपका मुखड़ा उसी में रहता है, मुखड़ा नहीं तो कम से कम आपकी शुरुआत तो उसी में रहती है, वो वहीं से करनी होगी आपको, तभी वो उससे रिलेट कर पाएगा। और एक ये होता है कि आपने कोई इतनी कमाल की चीज पहले लिख ली जिसमें सामने वाला उससे इतना मुतासिर हो गया और वो उसको अपने हिसाब में कन्वर्ट करना चाहता है, कर ले, या फिर कोई इतनी पावरफुल बात हो, और वो कैसे आएगी इतनी पावरफुल बात? जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आएगी जब हम, बहुत सारे जो राइटर हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, अपनी राइटिंग में हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसी में से हमारी चीजें भी निकल के आएंगी। तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ने वाला होना बहुत जरूरी है, और अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनने होने वाला बहुत जरूरी है। तो जब तक हम अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छा पढ़ेंगे नहीं, अच्छा लिख नहीं पाएंगे, ये बात तो तय है। तो 2 शर्तें हैं, ये 2 चीजें हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है।
तो उसमें रह के आप अपने आप को उसमें रख के अपनी बात कर सकते हैं। इधर की उधर बातें हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। उसकी बहुत सारी चीज़ें वो आपके गाने से अगर मुतासिर हो गया आपके मुखड़े से, तो वो अपनी कुछ चीज़ें इसमें डाल सकता है, या और हमें तो होना ही है, क्योंकि हम तो गए हैं उसके लिए। वो हमारे पास बड़ी मुश्किल से कोई लोग आते हैं, हम ही जाते हैं, तो हम जिस काम के लिए गए हैं तो उस काम की ये फिर वो पड़ना भारी होता है, और वो होना भी चाहिए। ये इंसाफ भी है, हम जिसके लिए गए हमें उसके लिए काम करना चाहिए। और उसके सिचुएशन को या उसकी कहानी को या जितना उसने बताया, हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसी में आपका मुखड़ा रहता है। जी सर। कोई एक अपना गाना अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लें। मैं जैसा कि 2009 में मुझे एक फिल्म मिली जिसका नाम था गुजारिश। ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की फिल्म थी, संजय जी ने वो फिल्म बनाई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था एक्चुअली सांवरिया के टाइम पे, बट सांवरिया में किन्हीं वजहों से कर नहीं पाया था। तो मुझे फिर उन्होंने 2009 में ये जो है गुजारिश शुरू कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बुलाया, और वही हुआ कि मैंने संजय जी को, इस्माइल दरबार, उन दिनों मैं उनके साथ कुछ काम कर रहा था, तो उन्होंने मेरा एक मुखड़ा इस्माइल जी ने कंपोज करके उनको सुनाया था, और वो मुखड़ा था जो गुजारिश फिल्म में था, जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख के जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है। तो वो कुछ अलग तरह की बात थी, जो मेरी बात थी और मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने पढ़ा और जो भी मैंने कोशिश की, जो मैं अपने लिए, मैं एक्चुअली आज भी, आप हमेशा एक बात याद रखिए, जो राइटिंग आप फिल्मों के लिए करते हैं या स्टेज के लिए करते हैं, वो तो आप करते ही हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कुछ राइटिंग खुद के लिए भी कीजिए। वो आपकी अपनी होगी, इससे आपकी अपनी पहचान बनेगी। कभी कहीं जरूरत पड़ी, कल जब आप इस काबिल हुए कि आप अपनी बात किसी के सामने कह सकते हैं, तो आप वो बात कहें कि ये मैंने मेरे लिए की है और ये मैं हूँ, इसमें ना आपकी सिचुएशन है ना आपकी चीज, ये मैं हूँ, अगर कहीं आ सकती है तो वो भी आप हमेशा आपको करनी चाहिए। वो फिर आपके जाने के बाद वो रहेंगे, क्योंकि वो आपने अपने लिए, और उसमें आपका पूरा राइटर होता है उसमें, वरना तो हर चीज में आधा डायरेक्टर, आधा प्रोड्यूसर, आधा सिंगर, आधी कम, हर चीज में होती है, वो सब चीजें लेके हमको लिखना होता है, तो उसमें आप पूरे होते हैं, और जिस चीज में आप पूरे होते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो चीज जिस दिन आएगी वो आपकी पहचान बनाएगी, वो फेल नहीं होगी। तो इस मुखड़े में पूरा मैं था, क्योंकि मैंने कुछ मुखड़े अपनी लाइफ में, जिसमें से एक मुखड़ा ये है, दूसरा मुखड़ा फिर आया वो तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू आ गई है रिवायत की तरह, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह। ऑब्वियसली किसी के लिए लिखा हुआ मैंने, तो ये वो चीज थी। ये आप, अच्छा ठीक है, तो इस पे मुझे सवाल करना पड़ेगा इसका। अच्छा, तो ऐसी ही, या एक मुखड़ा फिर और था गुजारिश में, मतलब उन दिनों बड़ी अटपटी नई बात थी, और काफी लोगों को मैंने ये मुखड़ा सुनाया था, जिन्होंने बोला था अरे नहीं यार ये कोई मतलब कुछ गाने वाना लिखो, ये क्या इतर वितर की बात कर रहे हो। तो वो गाना था कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो वो एक नई बात थी जो मैंने खुद के लिए लिखी थी, और मतलब उसमें मैं था, उसमें 100% मैं था, उसमें ना कोई डायरेक्टर था, ना कोई प्रोड्यूसर था, ना कोई सिचुएशन थी, ना कोई धुन थी, सिर्फ मैं था। इसलिए वो लाइन मतलब लोगों को पसंद आई, और उसी फिल्म से मुझे बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला, इसी राइटिंग से, इस तरह की जो थी। तो कहानी ये थी कि वो उन्होंने उनको वो सुनाई, तो जैसा मैं ये कह रहा था कि मेरे साथ ये हुआ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब ये एक्चुअली एक गाने के बाद, वो जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे, उस गाने के बाद मेरा संजय जी से फिर कुछ चीज़ें हुई और मैं फिल्म से निकाल दिया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और गाने भी बनते रहे। उसके बाद फिर फाइनली मुझे उन्होंने 8 महीने के बाद मुझे फिर वापस बुलाया। तब तो गुजारिश काफ़ी शूट हो चुकी थी, उसका शूट चल रहा था यहाँ महबूब स्टूडियो में। मुझे संजय जी ने ऑफिस में बुलाया, पहले हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि मेरी फिल्म का एक गाना और लिखोगे। मैंने कहा हाँ सर, मैं तो यही कर रहा है। तो उसके बाद कहा कि कल आप सेट पे आ जाओ। तो मैं महबूब स्टूडियो में चला गया, क्योंकि म्यूज़िक उनकी डेब्यू फिल्म थी एज ए म्यूज़िक जो है कंपोजर, तो उनके पास बहुत काम थे, म्यूज़िक भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला वहीं हम सीटिंग करेंगे सेट पे, जो टाइम मिलेगा आप आ जाओ। सर मैं गया और उन्होंने मुझे कहा कि कोई एक मुझे ऐसा मुखड़ा दो। उन दिनों एक गाना बहुत सुपर हिट हुआ था,
सुरीली अखियों वाली, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें, गुलजार साहब ने लिखा था। बोले उससे बहुत मुतासिर थे वो। बोले ऐसा कोई गाना मतलब मुझे दो, मैं अपनी फिल्म में ऐसा गाना डालना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, अच्छा ये मतलब कुछ टी ब्रेक हुआ था, उसमें ऋतिक भी बैठे हुए थे और ऐश्वर्या भी थी उधर ही, सर भी बैठे थे और हम भी वहीं खड़े हुए थे, म्यूजिशियन भी थे कुछ। अच्छा हम ऐसे ही मतलब निकाल दिए गए थे 8 महीने के लिए, फिर गए तो और डरे हुए थे, थोड़ा डर ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ऐसा कोई गाना मुझे दो, ऐसी कोई पोएट्री जो मतलब मेरी फिल्म भूल जाओ, और कुछ ऐसा जो तुमने लिखा हो तुमको लगता है कि ये वैसा है। मैंने उससे कहा देखिए सर ये तो बहुत बड़े राइटर ने लिखा है और मैं खुद उनका फ़ैन हूँ और बहुत कमाल वो लिखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना उनसे अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक मुखड़ा है और जो मुझे लगता है कि मैं आने वाले 10 साल तक कम से कम, मुझे मेरे टैलेंट पे इतना मतलब मैं जान चुका हूँ अपने टैलेंट को, मैं आने वाले 10 साल तक शायद इससे अच्छा मुखड़ा लिख नहीं पाऊँ। उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैंने सर ये लाइन सुनाई कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो सबसे पहले ऋतिक रोशन ने कहा वाह क्या मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो संजय जी ने कहा अच्छा ठीक है लिख के दो। तो मैंने वो मुखड़ा, अब मेरे पास पेपर नहीं, मैं अभी मैंने सर मैं देता हूँ लिख के, और मैं सामने वैन खड़ी थी, वो वैनिटी वैन थी कि मैं उसमें अंदर गया और मैंने वहाँ से अब यहाँ वहाँ ढूंढा, उसके रूम में कहाँ पेपर आएगा, मैं वॉशरूम में गया, वहाँ से टिशू लेके आया। तो मैंने वो टिशू पर लिख के उनको दिया, तो उन्होंने लिया और उसको पढ़ा। बोले यार ये मुखड़ा तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं मेरी फिल्म की लैंग्वेज नहीं। वो सर वहाँ से लैंग्वेज शुरू हुई, मैं आपको बाहर यस बोले ये फिल्म की लैंग्वेज नहीं है। उन दिन उस दिन से ये बात मेरे अंदर चल रही थी और फिर मैंने इसका जवाब ढूंढा। बोले मेरी फिल्म बहुत ज़्यादा एक तो क्रिश्चियन कैरेक्टर है और अंग्रेज़ी में लगभग 50% 60% फिल्म जो है वो अंग्रेज़ी में है, और तो ये बहुत ही अलग गाड़ी टाइप की पोइट्री है, ये मेरी फिल्म की लैंग्वेज नहीं है। उन्होंने दे दिया मुझे। अब सर मैं ये पहले भी कई लोगों को सुना चुका था ये मुखड़ा, मैंने सोचा यार ये तो मतलब इस मुखड़े का तो फ्यूचर ही ख़राब है, ये भी इससे बड़े आदमी को हम किसको सुनाएंगे, बाकी लोगों ने भी नकार दिए, ये भी नकार रहे तो इसको फाड़ देते हैं। मैंने उसको फाड़ के ऐसे उनके सामने ऐसे फेंक दिया। तो बोले तुमने फाड़ क्यों दिया? मैंने कहा सर मैंने एक्चुअली मैं बताऊँ साफ साफ बात, मैंने ये पहले भी 2 लोगों को सुनाया और उनकी समझ में नहीं आया, मुझे लगा ये कहीं और बड़ी समझ में आएगा किसी को, और ये सर आपको भी नहीं आया, तो इससे बड़ी समझ तो कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। इंडस्ट्री में फाड़ देता हूँ, क्या ये बेकार खामा रखा रखा मुझे डिस्टर्ब करेगा, फाड़ देता हूँ। और मैंने कहा सर एक बात मैं बताऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा सर 10 साल तक आप तरसेंगे मतलब मुझसे इस मुखड़े के लिए, मैं ऐसा मुखड़ा दे नहीं पाऊंगा सर आपको। तो जब मैं अच्छा मुझे बहुत दुख भी हो रहा था उस वक्त कि यार ये सब जगह सुना चुका हूँ मैं, ये सबने इसको नकार दिया और ये भी नकार रहे हैं, तो कोई फ्यूचर ही नहीं है इस मुखड़े का। तो और ये उन्हीं में से एक चीज़ थी सर, ये एक्चुअली मैं शुरू से ही जब मैं यहाँ आया था तो मैं अभी भी आज भी करता हूँ वो अमल जो मैंने बताया अभी, कि मैं कभी कभी जब बहुत मूड में होता हूँ या मैं कुछ काम नहीं मैं फ्री हूँ तो सर मैं खुद के लिए कुछ चीज़ें लिखता हूँ। ये मुखड़ा उनमें से एक मुखड़ा है, और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो भी आई नहीं। फिर एक मुखड़ा उसमें भी आया था ये पद्मावत में, एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है एक मैं हूँ, वो ऐसे दो दो करके बातें थी, और भी ऐसी बहुत चीज़ें जो आएंगी फ्यूचर में। तो सर अब मैंने उनको ये बोल दिया, तो और बोलते वक्त मैं बहुत उदास था जब मैंने ये बोला कि यार मतलब ऐसा क्या मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, मतलब वो क्योंकि वो मेरी चीज़ थी, वो मैं फिल्म के लिए नहीं लिख रहा था। तो मुझे फिर अपने आप पे तरस आया थोड़ा सा और मैं थोड़ा उदास हो गया, और उन्होंने मुझे ऐसे देखा और मैंने बोला सर मैं अभी जा रहा हूँ और 10 साल के बाद ही मिलूंगा आपको। कह दिया मैंने, कहने के बाद में उन्होंने वो ऐसे 2 सेकंड, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने 2 सेकंड उन्होंने मुझे ऐसे देखा और देखने के बाद कहा एक काम करो तुम ये मुखड़ा मुझे फिर से लिख के दो, टिश्यू में मत लिखना, ये मैंने कहा ठीक है सर। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने फिर लिख के दिया वो मुखड़ा, और चूंकि वहाँ उनके जो असिस्टेंट थे वो गिटार विटार लेके भी खड़े हुए थे, उन्होंने वो मैंने फिर से लिख के दिया और उन्होंने उसे वहीं कंपोज किया। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरे जो 100% मैं उसमें था वो उसकी पावर थी, तो शायद आप लोगों के भी कभी काम आए वो पावर, तो अपनी पावर को आप पहचानिए और उसे इस्तेमाल कीजिए। तो सर वो मुखड़ा उन्होंने वहीं कंपोज किया, और सर फिर फाइनली उस मुखड़े उस गाने की वजह से फिर मुझे संजय जी ने बाद में बोला ये बात, जब वो
फिल्म आओ के चली गई, उन्होंने मुझे बोला कि यार जब भी मैं कहीं जाता हूँ किसी फंक्शन में और कहीं भी किसी प्रोग्राम में, तो जब वो चूँकि मैंने म्यूज़िक किया इस फिल्म का, मैं बहुत उनको दिल था म्यूज़िक करना, उनकी पहली फिल्म थी एज ए म्यूज़िक कंपोजर। तो जब भी कभी जाता हूँ मैं कहीं, वो मेरी म्यूज़िक की बात करते नहीं है, ये पूछते हैं अच्छा सर ये मुखड़ा मतलब कैसे आया और किसने लिखा, ये बड़ी कमाल की नई बात है, तेरा जिक्र है, इत्र है, जब जब करता हूँ मैं आता हूँ। तो मुझे ये बात बहुत ख़राब लगती है, ये मेरे म्यूज़िक की बात नहीं करते लोग, ये बात करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला भी कि देखो ख़राब तो लगती है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि उस दिन तुमने एक्चुअली इतने कॉन्फिडेंस से और ऐसे देख के मुझे ये कहा कि मैं मतलब उससे डर गया कि कहीं ये मैं गलती तो नहीं कर रहा ये मुखड़ा ना लेके, और मैंने ये मुखड़ा ले लिया। तो ये तुम्हारा कन्विक्शन है इसमें, तो मुझे ये बात तुम्हारी बहुत पसंद आई थी उस वक्त। और सर फिर आगे वो बात बढ़ी, फिर यही उसमें बाजीराव मस्तानी में ये गाना बिल्कुल नहीं ले रहे थे आयत की तरह। इवन शूट के बाद, गाना रिकॉर्ड होने के बाद, मैंने एक्चुअली मैं उसे कुछ डायलॉग भी कर रहा था दीपिका के, तो मैंने ये लाइनें डायलॉगों में लिखी थी। दीपिका बोलती है कि तुझे याद कर लिया आयत की तरह, और मैंने वहाँ भी यूज़ कर दी। तो मैं एक्चुअली शूट चल रहा था इसका, और मैं मुशायरा पढ़ने गया हुआ था, मैं था अमेरिका में, और इन लोगों ने यहाँ मुझे फ़ोन किया कि नहीं वो सर बोल रहे हैं कि वो अभी शूट कर रहे थे वो सीन, कि नहीं वो डायलॉग ना वो आयत की तरह याद कर लिया, ये सब बहुत पुराना लग रहा है, और इसमें कोई ऐसा मतलब सब पूरा 60% क्रू बोल रहा है वहाँ, क्योंकि वो सब यो हनी सिंह वाले लोग थे। तो अब वो बोले वो बहुत ही ख़राब लग रहा है, सब मुखालफत कर रहे हो, तो कुछ और लिख दो यहाँ डायलॉग। मैंने कहा सर फिर गाना भी निकाल दो पिक्चर से, अगर वो इतना ही ख़राब है तो जब डायलॉग ख़राब है तो फिर वो गाना भी ख़राब है, तो वो गाना भी निकाल दो फिर। मैंने कहा मैं तो फिर नहीं करूँगा सर, आप निकाल दो इसको, गाना ही निकाल दो, फिर ख़त्म करो, फिर मैं आऊँगा तो कुछ नया लिखेंगे, फिर कुछ करेंगे। खैर फाइनली उन्होंने फिर वो वापस उसको, मेरी बात को मैंने उनसे बहुत बातचीत की, उन्होंने समझा और उसको रखा, और वो गाना सर उस फिल्म का सुपर हिट सॉन्ग है। तो बात कन्विक्शन की आ जाती है एंड ऑफ द डे। जी सर, सर जब तक हमारी चीज़ पे हमको यकीन नहीं होगा तो किसी को नहीं हो सकता सर। और ये चीज़ दोनों उसमें लागू होती है कि जैसे ये एग्जाम्पल है कि जहाँ आपका लिखी हुई चीज़ थी और उस पर एक धुन बनी या उसे एक धुन में ढाला गया। जब आपको एक धुन दी जाती है और आपको उस धुन के हिसाब से गीत लिखना है, क्या वहाँ भी कुछ हद तक ये वाली बातें लागू होती हैं, या वहाँ का पूरा एक वही अलग हो जाता है, एक सफ़र ही अलग हो जाता है? जी वो थोड़ा सा सफ़र अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ फिर एक धुन का साउंड होता है, वो भी आपको रखना है। मेन चीज़ जो कंपोजिशन मांगती है कुछ, अगर आप देखें जब वो गुनगुनाते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स कंपोजिशन मांगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है, फिर भी वहाँ भी हम 80% रह सकते हैं अगर हम मेहनत करें। वो खाली वर्ड्स मांगती है, शब्द मांगती है, ख्याल नहीं मांगती, ख्याल आपको ही देना है। तो और राइटिंग जो होती है, शायरी, पोइट्री राइटिंग, वो ख्याल का नाम है, शब्दों का नाम नहीं है। ये राइटिंग जो है वो किसी भी ज़बान में हो सकती है, संस्कृत में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, अंग्रेजी में हो सकती है। राइटिंग जो है किसी ज़बान की मोहताज नहीं है, राइटिंग एक ख्याल का नाम है, तो ख्याल हम डाल सकते हैं। इसी से मैं करीब करीब आखिरी सवाल पे आता हूँ। अभी हमने बाहर भी जिक्र कर रहे थे इस चीज़ का, और अभी वो उठी गीत के जिक्र में कि जो उन्होंने कहा ये ज़बान मेरी नहीं है यार, हमारे कैरेक्टर की ज़बान नहीं है या नहीं है, या जो एक और आजकल आम तौर पे सुनने में आता है, मतलब लेखक मात्र को ये सुनते रहना पड़ता है कि थोड़ा और आसान कर दीजिए, ज़रा ईजी कर दीजिए, ये ज़बान समझ में नहीं आ रही है। वो हो सकता है कि वो चार जो खाली बैठे हैं उनकी समझ में नहीं आ रही है, और वो मतलब उन्हें खुद डूब मर जाना चाहिए क्योंकि वो कोई भी ज़बान नहीं जानते हैं। मतलब ये वाली ज़बान छोड़ के शायद अपनी ज़बान भी नहीं जानते होंगे जो उनकी मातृभाषा होती होगी। सही कह रहे सर। तो मैं इन दो चीज़ों को क्षण भर के लिए विरोधाभासी अगर उस पर देखूं कि आपका एक तरफ ये कहना कि पोइट्री ज़बान नहीं है, ख्याल है, और उस तरफ जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका ये कहना है कि यार है इंटरेस्टिंग है, पर लेकिन थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ी इसकी ज़बान आसान कर दीजिए। तो कहाँ पे ये विरोधाभास को आप डिफाइन या एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको अगर हम इसका छंदी विच्छेद करें तो किस तरह से होगा? बात दोनों वही कह रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। आप खुद कह रहे हो कि ख्याल है, ज़बान
वर्ड्स नहीं है। वो भी वही हो रहा है कि उसकी 3 वर्ड नहीं समझ में बेचारे के आ रहे हैं, वो अपनी व्यथा, वो ठीक है वो पावर में है तो उसको वो व्यथा नहीं बताएगा, वो हक की तरह मांग रहा है। हम जानते हैं कि वो उसकी बेचारे की व्यथा है, वो गरीब है। जी देखिए सर, क्या है कि किसी भी सिचुएशन को काबू में करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ कमज़ोर हो पहले उस पर ही काबू कर लिया जाए। तो वहाँ देखिए, ना आप प्रोड्यूसर चेंज कर सकते हैं, ना आप डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं, ना आप कंपोजर चेंज कर सकते हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप वर्ड्स चेंज करें, लेकिन अपनी उनको बिना बताए, क्योंकि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आती तो फिर ये नहीं चेंज करवाते, तो उनको आएगी भी नहीं। तो अपनी बात रखिए, उसमें अपनी रखिए, मतलब राइटिंग से बात कीजिए, फिर आप उनसे बात मत कीजिए, फिर आप राइटिंग से बात कीजिए, और किसी तरह जो वो चाहते हैं उसमें 50% उनका, 60 अपना, या 50 अपना, या 40 उनका करके उसको एक ऐसी चीज़ बनाइए। क्योंकि देखिए, मैं सर एक चीज़ और बोलता हूँ यहाँ पे, एक कमाल की बात अभी मुझे याद आ गई कि जिम्मेदारी जो मैंने कहा था, आप सब लेखक हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, आप सबकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप आम आदमी नहीं हैं। आपको लाखों करोड़ों में ऊपर वाले ने चुना है। तो ये बात याद रखिए कि बात अब सिर्फ आपकी नहीं है, बात अब उस ऊपर वाले के चुनाव की है। अगर आपने कोई काम, मतलब जो आप अपनी जिम्मेदारी से ठीक कर सकते थे और उसके बावजूद भी खराब किया, तो फिर आप उसके चुनाव को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं। तो बात उस चुनाव की है, उसकी लाज भी रखनी है आपको। और चूंकि हम यहाँ एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो बहुत ही कमर्शलाइज है, और तो उसकी भी कुछ डिमांड होती है, तो वो भी हमको पूरी करनी है। तो उसमें यही है कि आप कितना अपना रख सकते हैं, आप रखें। उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करें, गाने को और 3 दिन लें, या किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा टाइम लें, मेहनत करें। जब तक आपको लगता है कि ये हो सकता है, आपकी जिम्मेदारी, उसकी नहीं। उसने बोल दिया कि चेंज करो, बस उसकी जिम्मेदारी इतनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो जिम्मेदारी ना समझता है, और ना शायद उसको आती है, ना उसको पता है। तो अब आपको पता है आपकी राइटिंग के बारे में, ज़रूरी नहीं कि हर बात हर आदमी आपकी समझ जाए। तो आपको, अगर ये जिम्मेदारी आपने ली है, तो आपको समझानी पड़ेगी। अब आप कभी कभी क्या होता है कि हम जिसके साथ काम करते हैं, या हम जिसके साथ बातचीत भी करते हैं, जिससे मिलने जाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लेवल पे हो सकता है वो हमसे ऊंचे लेवल पे हो, मेंटल लेवल उसका हमसे बड़ा हो सकता है हमसे कम हो। तो हमें अगर इतना कम है कि हम 100 पे सफ़र कर रहे हैं और वो भाई साहब 15 पे हैं, तो भी काम नहीं होगा। या वो 102 पे हैं और हम अभी 5 पे सफ़र कर रहे हैं, तो भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा है, आपको लगता है कि 30 और 70 का चक्कर है, तो हम कुछ, मैं नीचे आता हूँ, कुछ उसको थोड़ा सा ऊपर लाइए, और एक ऐसा लेवल जिसमें बहुत ऐसे दिखाई ना दे और टकराव ना हो, उस पर रह के आप काम कीजिए। आप कर सकते हैं, और वो भी एक कला है। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं और कुछ नहीं, मैं मुझे सबसे कम आती है एक्चुअली। नहीं, मैं शायद इस आपकी बात से मुझे इसलिए और ज़्यादा वो चीज़ इस पे डिस्कशन करने का वो हुआ, इच्छा हुई कि जब आपने वाकई में वो बात कही कि भाई वर्ड्स नहीं ख्याल, तो आप मोहताज, कई बार ये भी होता है ना कि हम भी अपनी चीज़ लिखकर खुद ही मोहताज हो जाते हैं अपने उन शब्दों का जो पहली बार आए थे और हमको लगा बहुत बढ़िया है, लेकिन हम खुद उस पर जब रिवर्क करते हैं, एक कहानी लेखक एक लिखता है, तो वो चाहे स्टोरी हो या स्क्रीन प्ले हो, कितने ड्राफ्ट लिखता है जी जी। अपनी ही चीज़ को दोबारा बार बार जब रिविजिट करता है, तो कई चीज़ें खुद ही तराशता है, कुछ मिटाता है, कुछ जोड़ता है, कुछ उसको थोड़ा और एक नया आयाम देता है, और वही चीज़ पोइट्री में भी है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को जिक्र करना चाहता कि क्यों क्या होता है कि हम शायद जो कुछ एक थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, वो थोड़े जरा भरे पड़े बैठे होते हैं, तो हम बड़े नेगेटिवली इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और अपनी एंग्स निकालते हैं। जबकि जो लोग नए इस सफ़र में शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए। देखिए, क्षण भर के लिए वापस जाके अब ये सोचिए कि क्या आप वही बात पैदा कर सकते हैं एक अलग सेट ऑफ वर्ड्स के साथ, तो उसमें आपकी कामयाबी है और उसमें आपका ही
क्योंकि देखिए फाइनली जब गाना चलेगा या जो भी चीज़ चलती है तो तारीफ आपकी होगी, वो क्रेडिट कोई और नहीं ले जाने वाला। जी बिल्कुल। तो मैं शायद उसी बात को थोड़ा लोगों के लिए वो करना चाहता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा जब आपने खुद वो बात कही। और करना चाहिए हमें, और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसके लिए बुलाए गए हैं। जैसा कि मैंने वो लाइन भी कही कि क्या करेंगे आप छोड़ के वापस जाके उसको मना करके उससे झगड़ा करके आप करेंगे क्या? आप फिर कहीं जाएंगे, फिर ये प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि सब आपके लेवल पे नहीं सफर कर रहे हैं। अगर वो इस लेवल पे होते तो फिर वही गाने लिख रहे होते। जैसे मैं बताऊं, एक ये एक्चुअली ये पद्मावत फिल्म में जब ये गाना उन्होंने मुझे बोला कि एक वो राजस्थानी फोक करना है, घूमर उसका नाम है, उस फॉर्मेट का वो करना है, तो राज तो धुन रेडी है, उसकी धुन बन चुकी थी। तो मैंने बोला सर ये तो मुझे राजस्थानी आती ही नहीं है, और मैं तो थोड़ा सा अलग टाइप की पोएट्री करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये करना। नहीं नहीं, इसमें वो रहना चाहिए राजस्थानी भी, और तुम कर सकते हो। उन्होंने मुझे बहुत बार बोला, मैंने कहा नहीं सर मैं कर ही नहीं पाऊँगा। मुझे लग रहा था कि मैं इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, तो उनके तो बेहतर है आप किसी और राइटर को ये गाना कराएं, और हालांकि नुकसान मेरा ही है, एक गाना चला जाएगा, लेकिन आपकी फिल्म के लिए बेहतर होगा। फिर उन्होंने बोला नहीं तुम कोशिश तो करो यार, ऐसे ही बोल देते हो। मैंने कहा ठीक है सर मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कोशिश की सर, मैं 1 हफ्ते तक उस गाने को रोज़ धुन को सिर्फ सुनता रहा, और फिर मैंने उसमें मैं मेरे 1-2 जो मारवाड़ी दोस्त हैं मैं उनसे मिला, और उनसे मिलके भी सर इतनी जल्दी कहाँ से लैंग्वेज आ जाएगी, मतलब 2 घंटे में जैसे आप बटन दबाया ट्रांसफर नहीं कर सकते। पीके नहीं हुआ हूँ मैं अभी, कोई भी नहीं है पीके। तो सर अब ये हुआ कि नहीं यार ये राजस्थानी भी लगे, और मैं भी इसमें जब मैं लिख रहा हूँ तो फिर मैं भी इसमें दिखना चाहिए, तो राज भी होना चाहिए, और जो वो चाहते हैं संजय जी वो भी होने चाहिए, और उनकी सिचुएशन जो है, चूँकि वो कैरेक्टर है और उस कबीले को बिलोंग कर रही है, वो जो अपना पद्मावती जी हैं वो उसको बिलोंग कर रही हैं, तो वो भी आना चाहिए, और फिर और मेरी शायरी तो मतलब रहनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे मुखड़े लिखे, और फिर वो बहुत सारी चीज़ें लिखी, और वो गाना वो रिजेक्ट होता रहा, मैं ही रिजेक्ट करता रहा उसको, क्योंकि वो उसमें अगर मैं वो करने जाता हूँ तो शायरी नहीं हो पा रही जो मैं है, मुझे वो रखनी है। और बहुत गाड़ी शायरी करके लेके जाता हूँ, संजय जी बोल देते थे अरे यार तुम तो फिर शायरी पे उतर आए, ये गाना वो है ही नहीं। तो फिर उसमें ये हुआ कि मैंने कोशिश की, मैं 8-10 दिन तक वो गाना लिखता रहा, और मैंने तकरीबन 12 बार वो गाना लिखा। सोचो कितनी मुश्किल हुई होगी, और धुन पे एक ऐसे ही लिख रहे हैं आप आज़ाद, तो थोड़ा इजी रहता है कि आपके पास मीटर अपना है, लिखते रहिए आप, लेकिन एक धुन पे लिखना और उसके साउंड के वर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल होती है। तो फिर भी मैं ये था कि नहीं यार ये गाना कल मेरा ही नाम आएगा इसमें, तो अगर ये कुछ हुआ अच्छा हो गया तो शायद मेरा कुछ लोगों को लगे भी। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे ये कह के काम नहीं देते, अरे यार ये उसको जब वो जो है शायरी वायरी करता है, पोएट्री वोएट्री आती है, ये हमारी फिल्म की लैंग्वेज तो कर ही नहीं पाएगा। जबकि मैं उनको बोलता हूँ भैया मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ, सबसे ख़राब लैंग्वेज मुझे आती है, तैयार है। गालियाँ वाले मुझे PhD है, बहुत लोग गालियाँ देते हैं, वो भी लिखूँगा, लेकिन नहीं सुनते, तो नुकसान भी हो रहा है। तो मैंने कहा ये एक अलग तरह का कुछ गाना है, तो कम से कम वो भी टूटेगा, और मैंने उसमें मेहनत की सर। और फिर फाइनली आप देखें उसमें शायरी है, उसमें एक अंतरा है सर के थारे एहसासों की रौनक है हमारी दिवाली। अच्छा राजस्थानी उसमें थारी मारी के अलावा वो ज़्यादा है मैंने सोचा कि इसको तो उसमें शायरी के साथ कोशिश की मैंने कि थारे एहसासों की रौनक है हमारी दिवाली, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली। तो मैंने कोशिश की उसमें भी शायरी करने की जितना मैं डाल सकता था, तो वो सब कोशिश की, और वो उनको बहुत अच्छी लगी, और फाइनली सबको गाना कामयाब हुआ है, कामयाब वो अपने आप में। कुछ सवाल लेते हैं हम, आप हाथ उठा दीजिए तो आप तक माइक पे पहुंचा दिया जाएगा। माइक वो जो धुन आपने सुना है उसका गाना कौन सा, वो फिल्म में आया या नहीं आया? सॉरी मैंने आपका नहीं सर, मैं बिल्कुल वो तो मेरे लिरिक्स के साथ भी मैंने जाती की है, मैंने सुना ही नहीं वो। तो वो गाना ऐसे मैंने आपको सुना डा 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 गाना था, कहता है ये मेरा दिल मुझसे कभी कभी, धड़कन से तेरी सदा आए दबी दबी,
मेरे करीब है तू ये जानता हूँ मैं, सदियों से जाना तुझको पहचानता हूँ मैं। तू ज़मीं तू आसमां तू ही तो है मेरा जहां, मुझ में है तू तुझ में हूँ मैं, बस तू ही तू है मेरी जिंदगी जानम, मेरे जानम। सर माय क्वेश्चन इज कि एक लिरिसिस्ट को म्यूज़िक की कितनी समझ होनी चाहिए अच्छा लिरिसिस्ट बनने के लिए, और ये जो 2.5 3 4.5 ये लाइन का मुखड़ा होता है, तो इससे कैसे डील कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको अच्छा लिख सकते देखिए सच्ची बात तो ये है कि मैं भी अभी इसका हल ढूंढ ही रहा हूँ। बट बात ये है कि देखिए मेरा ये मानना है कि शायरी और फिल्मी गीतकारी ये दोनों अलग चीज़ हैं। फिल्मी गीतकारी अगर आप शायरी नहीं जानते तो भी कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं कि शायर होना शर्त है, और तो भी आप कर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि फिल्मी गीतकारी जो है, जो आप बता रहे हैं कितना म्यूज़िक आना चाहिए, अगर म्यूज़िक आपको, मैं तो कहूँगा कि बहुत सारा आना चाहिए, और जितना म्यूज़िक के कंपोज़र को आता है आपको उतना अगर आता है और आप सीख लें तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो आप मीटर परफेक्ट लिखेंगे, दूसरा इंशाअल्लाह अगली पिक्चर में आप म्यूज़िक भी करेंगे। तो जितना हम ज़्यादा सीख सकते हैं, तो फिर वही बात आती है कि आप जब म्यूजिक सुनते रहेंगे तो वो चीज़ें आती रहेंगी। और जो एक देखिए दूसरा ये कि जो उनके जो मीटर्स होते हैं, उनकी 4.5 लाइनें और 5.5 और 4.25 जो लाइनें होती हैं, वो भी अगर आप देखें, अगर आप शायरी कर रहे हैं या पोएट्री कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तो वो सेम मीटर होता है। उस पर हमको थोड़ा सा वर्क करना होता है। हमको हम जो हमको शायरी में या पोएट्री में जो बहरे और जो मात्राएं सिखाई गई हैं, वो उनका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से सिखाई गई है। उसमें कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। मतलब उसमें राइटिंग में एक बराबर का दर्जा दिया जाता है हर चीज़ को, वो हमारी सोसाइटी पे भी लागू होता है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये बहुत तोड़फोड़ करते हैं मीटर के साथ, और ये अच्छी चीज़ भी है कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो इनके कुछ थोड़े से म्यूज़िक के कुछ जो रिदम उसमें आती है, उसके कुछ एक अलग पैरामीटर्स होते हैं, और वो साउंड होता है। तो वो बहुत अच्छा है अगर हम म्यूज़िक सीख लें। कम से कम हमको सारे गामा पा जो है वो पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर हम थोड़ा सा म्यूज़िक, बेसिक म्यूज़िक सीख लें, ताकि हम रिदम में आ जाएं, है ना। तो वो आप जो रिदम है वही शायरी में भी है, वही पोइट्री में भी है, तो आपको वो वहाँ भी हेल्प करेगी। आपको जो रिदम कहीं से अलग नहीं आई, म्यूज़िक कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है पोइट्री से। जैसे हम तरन्नुम से पढ़ते हैं, मैं मुशायरों में तरन्नुम वगैरह से पढ़ता हूँ, तो वो गायकी है, म्यूज़िक है, और वो जो शायरी के जो पैरामीटर है, वो जो औज़ान होते हैं शायरी के, वो ही मीटर है, वो धुन है, वो भी धुन है। तो कोई ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं है। इसलिए हम, और उसके अलावा क्योंकि हम जब हम आते हैं बाहर से, हम आते हैं और हम यहाँ गाने लिखने आते हैं, तो हमको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा वहाँ लेना देना होता नहीं है। ऐसे गाने वाले सुनिए ठीक है, लेकिन हम किसी के साथ जो जो म्यूज़िक बनता है और वो एक अलग नया साउंड, वो गाने हमने 50 बार के सुने हुए रहते हैं तो वो हमको रट जाते हैं, लेकिन हमको हर बार एक नई धुन मिलती है, वो हमने कभी सुनी भी नहीं होती। जैसा ऐसा होता है कि बहुत सारे सिंगर्स जो भी नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे इंडियन आइडल है या सारे, इसमें बहुत सारा टैलेंट आता है, तो ये लड़के और बच्चे कमाल का गाते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो गाने गाते हैं वहाँ स्टेज पे खड़े होकर, ये वो गाने गाते हैं जो इन्होंने बचपन से सुने हैं, इनको रट्टा मारे हैं। जब इनको नई धुन मिलती है, नए लिरिक्स मिलते हैं, तो उसके साथ जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन अलग होते हैं, उसकी फील अलग होती है, और वो बात अलग होती है, वो बात उन्होंने कभी सुनी है ना कभी किसी ने सिखाई है उनको। तो ऐसे जब नए लोग आते हैं तो वो म्यूज़िक से इतना रिलेट नहीं करते हैं लोग, और कहीं हम बैठे नहीं होते ना, ऐसी रो धुनें हमने सुनी होती हैं, तो वो थोड़ा सा अगर हम उनसे कहीं, अब तो आपके मोबाइल में भी ऐप्स में वो है, आप सुन सकते हैं, वो बिना वर्ड्स के आपको पूरी धुन मिल जाती है उस पर, तो आप उसमें अपने वर्ड्स फिट करके देख सकते हैं, मश्क मतलब एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे आप फ़ायदा उठाएं मोबाइल का, और उसमें आप उस पर रह के आप जो है प्रैक्टिस करें, तो वो एक बार आपके जहन में बैठ गया ना वो चीज़, तो फिर उसमें जो है आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है।
सर वो बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी तकलीफ ये, मैं एक सॉन्ग लिख सकता हूँ, गा नहीं सकता हूँ, वो रिदम किसी को समझा नहीं सकता हूँ कि ये रिदम में लिखा है, तो उसके लिए कुछ गाइड करेंगे आप? देखिए गाना ज़रूरी नहीं है, और अगर आप गाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको जल्दी चीज़ें याद होती हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं उसमें भी एक रिदम होती है। आप देखिएगा, आपका कोई भी गाना हो उसमें भी एक रिदम है, तो आप जब कंपोजर आपको धुन देता है तो आप उसने गा के दी है, तो आप उसे गा के याद मत कीजिए। आप जो मात्राएं होती हैं आपके, वो आपको पता होगा, तो आप उसमें याद कीजिए उसको। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, तो वो बात वही है। तो ज़रूरी नहीं कि गाए, तो आप उसको आपको रिदम तो पता ही है, क्योंकि आप उसके बिना पोएट्री कर ही नहीं सकते, कोई लाइन आ ही नहीं सकती, तो आप उसमें भी याद कर सकते हो उसको, लेकिन आपको थोड़ी सी उस पर अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, या करनी चाहिए, आप कर रहे होंगे, तो वो ये है सर। नहीं, राइटिंग परफेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन किसी को समझाना होगा कि मैंने ये ट्यून में लिखा है, तो वो मैं नहीं उसको हाँ, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिसको आप समझा रहे हो उसको ये नहीं आता है, उसको नहीं है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको आप यही बोलें, या तो आप धुन पे लिख रहे हैं तो फिर धुन आपको बताएगा वो, आप याद करके उसको लिख सकते हैं, और आप अपनी धुन पे अपनी धुन पे लिखो। हाँ, तो उनको आप गुल्ला साहब का वो गाना सुनाएं, फिर उनको वो गुल्ला साहब का वो गाना एग्जाम्पल के तौर पे बोला करें कि भैया मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, उसे लौटा दीजिए। तो बस ऐसी है, वैसे कंपोज करो आप, या आपका काम है, बोले मेरा काम नहीं है कि अगर मैं इसको धुन बना रहा होता तो फिर कंपोजिशन मैं ही कर रहा होता। राइट सर। तो इसमें कोई ज़्यादा आप हताश होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अच्छा लिखें सर, वो ख्याल सुन के पागल हो जाए, फिर वो धुन खुद अपने आप बनवा लेगा वो ख्याल। सर गुड इवनिंग, आपसे बात करने के लिए बहुत मैं देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि अच्छे सॉन्ग राइटर बनने के लिए मतलब 2-4 लैंग्वेज की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं बिहार से हूँ और थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ। तो जैसे बहुत ऐसे वर्ड मिलते हैं गाने में जो अनसुना सा लगता है, तो ऐसे जैसे बहुत अच्छा सा सॉन्ग राइटर बनने के लिए उर्दू, जैसे आपने बोला मैं उर्दू भी सीखा, थोड़ी बहुत फारसी की भी मैंने नॉलेज रखी, तो ये सब कोई मतलब 2-4 लैंग्वेज की ज़रूरत है क्या अच्छे से सॉन्ग राइटर बनने के लिए? क्योंकि बहुत सारे अभी सब सॉन्ग हैं ना कि हम लोग को शब्द सब है जो सुना सा लगता है, तो लोग क्या चाहते हैं थोड़ा ऐसा वर्ड हो कि थोड़ा अनसुना सा। हाँ, मैंने बोला सर, बोला कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, किसी को 3 दिन हो गए मुझे इसकी लाइन याद नहीं हुई, इसका मतलब याद नहीं हुआ। मैंने कहा पहली बात, अगर पहले तो कोई पूछने आएगा नहीं। आज तक कितने लोगों ने पूछा है किसी कंपोजर से, या किसी जो म्यूजिक वाले होते हैं, जो म्यूजिक बेचते हैं, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, आज तक मुझे एक बात बता दीजिए, किसी आदमी ने कानपुर से फ़ोन किया है आपको कि भैया वो गाना क्या था, हमें समझ में नहीं आया, और यार आप गाना अच्छा बनाओ, आपने खराब बनाया, ये नहीं चलेगा। मैंने कहा ये आपकी धारणाएं हैं, और हम सबकी है, जो काम करवाते हैं वो ही डिसाइड करते हैं, कोई कहने नहीं आता। दूसरी बात, जब कोई आएगा तो आप उसको मेरा नंबर दें, मैं उसे मीनिंग समझा दूंगा, या आप उसको ये पेपर है इसके पर्चे भी साथ में आप बंटवा दीजिए, इसका मीनिंग ये है। दूसरी बात, फिर खैर वो ये तो मजाक की बात थी। फिर मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, आपके गाने में इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है जिसको मैं भी नहीं जानता ये कौन सा है, और मैं 16-17 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट है और कौन से नोट बजे इसमें, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है सुनने। तो बोले इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर ये एक साउंड है, ये जो मेरे लिरिक्स हैं, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, इस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साउंड। तो मेरा इस बार इस गाने में जो मेरे लिरिक्स है वो एक साउंड समझ के रख लीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये एक फील और एक साउंड समझ के रख लीजिए, यूज करने का साउंड है। तो ऐसे कितने लोगों को बहुत सारे गानों में पता ही नहीं, हमें खुद नहीं पता सर, 16-17 साल हो गए इसी के बीच में रहते हुए, धुनों पे सोते हुए, धुनों को साथ सुलाते हुए, कुछ समझ ही नहीं आया कि आधी चीजें पता ही नहीं होती कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और ये कौन सा नोट लगा है। तो आप इस बार इसको एक साउंड समझिए, और उन्होंने इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया, और उनको वो समझ में आई, सर वो गाना रखा गया। बोले अगर ये गाने में कुछ गड़बड़ हुई, कोई पूछेगा, अच्छा वो हर बात में जावेद साहब को, जावेद साहब मुझे फोन करके पूछें क्या मतलब है, सर हम बताएंगे, जावेद साहब को हम बताएंगे ना, तो आप उनको मेरा नंबर दीजिए, मुझे जानते हैं, वो मेरे साथ उन्होंने मुशायरे पढ़े अमेरिका में, तो मैंने कहा हम उनसे बात करेंगे। खैर कोई बात नहीं, वो ये हुआ कि वो उससे कन्विंस हुए और वो गाना रख लिया गया पिक्चर में। मैं भी बहुत डरा हुआ था कि हमने बोल तो दिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सर फिर ये हुआ कि वो गाना बहुत अप्रिशिएट हुआ, और वो गाना सर मैं इस साल वो गाने के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुआ। मुझे नहीं मिला वो अलग बात है,
कमाल की बात ये है कि उस गाने के लिए अरिजीत सिंह को पहला नेशनल अवार्ड मिला है 4 दिन तक। तो वो जो कन्विक्शन था, वो जो पावर थी, बहुत ईमानदारी के साथ थी, और वो उनकी फिल्म के लिए ही लिखी थी मैंने। वो कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब मेरे अब्बा ने कहा था कि ये तो तुमको अवार्ड लिखना ही है। आपका नॉमिनेट होना और अरिजीत का अवार्ड मिल जाना, आपकी ही बात सच हो गई एक्चुअली। उनको मिल गया, समझ में आया नहीं किसी के, साउंड सबको समझ में आया। एक भी लाइन उसमें ऐसे ही समझ में आए। बल्कि इस पे तो जो कुछ मेरे दोस्त हैं, राइटर्स हैं, उनका बाकी लाइनें तो ठीक है, लेकिन वो बिनते दिल मिसरिया को लेके मतलब उनका एतराज़ भी था कि ये तो कहीं वर्ड होता नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी बात आ गई। उस फिल्म में जो डिक्शन देख रहे थे, वो उनका मैं नाम भूल गया, मुनीरा सिद्दीकी जी, या हाँ उनका नाम था। तो वो फिल्म में डायलॉग्स के डिक्शन देख रहे थे, खिलजी हिंदी के, उर्दू के। तो उन्होंने जब ये गाना सुना शूट से पहले रिकॉर्डिंग में, मैं था नहीं, मैं कहीं मुशायरा पढ़ने दुबई या कहीं गया हुआ था। उन्होंने साहब एतराज़ खड़ा कर दिया। अच्छा, वो उर्दू में उन्होंने पीएचडी वगैरह की हुई, तो उन्होंने एतराज़ खड़ा कर दिया कि साहब हमने तो डिक्शनरी देखी है। कल मैं गई थी घर, मैंने डिक्शनरी देखी, ये वर्ड बिनते दिल मिसरा तो कोई है ही नहीं डिक्शनरी में, ये तो आपको उसने उर्दू बना दिया। तो उन्होंने लिटरली ऐसा, अच्छा मुझे अब संजय जी को बहुत गुस्सा आया तो क्या रही, मुझे कोई उल्लू कैसे बना सकता है, राज को मैं इज्जत देता हूँ तो इसने मेरे को उल्लू बना दिया। इन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं उल्लू नहीं बनाया आपको, मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको बताया इसका मतलब ये। अच्छा एक काम करो सर, मैं कल मेरी यहाँ से सुबह की फ़्लाइट है, मैं दोपहर तक आ जाऊँगा और मैं सेट पर था, उनको बुला लीजिए, मैं उनको समझा भी दूँगा, बता दूँगा। खैर मैं सर वहाँ आया और वो मुनीरा जी बहुत भड़की हुई थी इस बात पे, क्योंकि वो डिक्शनरी में कहीं था नहीं वर्ड, क्योंकि मैंने वो बनाया था, मैंने क्रिएट किया था वो। मैंने बिनते दिल, दिल की बेटी, और मिस्र या इजिप्ट को कहते हैं मिस्र, और इजिप्ट की जो खूबसूरती होती है दुनिया में वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बहुत खूबसूरत लोग होते हैं वहाँ के, मैंने देखे हैं, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और मिस्र उसका नाम पहले हुआ करता था, तो मिस्रिया मैंने जैसे कानपुरिया मैंने उसको, या मुजफ्फरनगरी मैंने उसको मिस्रिया कर दिया। तो उसका मतलब ये था कि वो फील थी, वो कैरेक्टर कह रहा है कि जो तुम लड़कियों के साथ जा रहे हो इनमें कुछ नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती इजिप्ट में होती है, और हर चीज़ की एक बॉडी होती है, खूबसूरती की बॉडी जो होती है, और हर बॉडी में एक सबसे खूबसूरत पार्ट जो होता है वो दिल होता है। तो मैं उस खूबसूरती के भी दिल की बेटी हूं, तुम कहाँ जा रहे हैं इनके साथ, मेरे पास आओ। तो उसका मीनिंग ये था। तो मैंने अब सब मैं आ गया वहाँ साइड में, अगले दिन मुनी जी आ गई, मैंने पूछा सर किसको, बोले इनको बताओ, ये बोले तुमने उल्लू बना दिया हमको। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी मैम। तो बोली कि भाई वो तुराज इसका मतलब क्या है, मैंने लिखवाया भाई इनको, आप असिस्टेंट से पूछ लीजिए इसका मतलब ये है। बोले नहीं एक बार आप बताएं। मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि मैं इजिप्ट की खूबसूरती के भी दिल की बेटी हूँ। तो वो बोलते हैं तो नहीं ये वर्ड हमने कहीं किताबों में डिक्शनरी हमने देखी, कहीं है ही नहीं। मैंने कहा ऑफ कोर्स नहीं है, मैंने कब कहा ये डिक्शनरी से लिया मैंने तो कहा ही नहीं। तो बोले फिर, संजय जी बोले फिर। मैंने कहा आप एक बात बताइए, दुनिया में कोई भी कविता या कोई भी लाइन या कोई भी डिक्शनरी में कोई शब्द जब नया आता है, फेसबुक अभी 5, 6, 7, 10 साल से पहले कहीं तस्वुर था कि फेसबुक कोई चीज़ होती है, एक वर्ड डिक्शनरी में ऐड हुआ फेसबुक, तो कोई भी दुनिया का वर्ड या कोई लाइन पहले लिखी जाती है फिर किताब में आती है। तो आप मुझसे, मैंने उनसे कहा कि बात उसमें ये थी कि आप मुझसे 3 साल पहले मिल रही हैं, आप मुझे 3 साल बाद मिली, ये गाना लिखा गया है, ये हिट होगा, उसके बाद इसे कोई ना कोई कहीं डिक्शनरी में लाएगा, फिर आप मुझे पढ़ के बताओ, फिर ये मिलेगा। तो मैंने कहा मैं क्रिएटर हूँ। नहीं तो आपसे ये किसने कहा, इसका मतलब ये है। अब फिर उस पर उल्लू का मामला आ गया। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है भाई, किसने कहा तो नहीं है, मैंने ही किया है। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं, बोले 2 लड़के हैं। नाम बताया उन्होंने, कुछ अजीम या कुछ नाम था, मैं भूल गया सॉरी। तो मैंने कहा ये आपसे किसने कहा कि इसका नाम ये है, आपसे किसने कहा कि इसका नाम ये होना चाहिए, ये है। बोले मतलब, मैंने कहा मतलब यही कि आप इसके क्रिएटर हैं, आपने पैदा किया तो आप जो नाम रखेंगे दुनिया वही बोलेगी। ये कुर्सी है, इसका नाम कुछ और भी हो सकता था, जिसने ये बनाई है ये मजबूरी है आपकी और दुनिया की कि इसको वही बोलना पड़ेगा जो क्रिएटर ने नाम दिया। आपके बेटा का नाम कल्लू भी हो सकता है, क्यों नहीं कल्लू, कि आपने पैदा किया, आपने नाम रखा, पूरी दुनिया उसको अजीम ही बोलेगी।
तो ये मैंने ये लाइन बनाई है, क्रिएट की है, ये 3-4 वर्ड मिला के मैंने एक लाइन बनाई है, तो इसका मतलब जो मैं कहूँगा वही होगा और वही है। आपकी बात ठीक की बात रहेगी, तो डरिए मत। लाइनें वाइनें कोई आप देखिए, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आप सीखें आपकी राइटिंग को फ़ायदा होगा, पिक्चर को कोई फ़ायदा नहीं हो ना हो वो और बात की बात है, लेकिन आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो आप सीखिए, ये कि हमको नहीं आता है ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वो हमको 100% आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि तभी हमको काम मिलना चाहिए, अगर हमको काम नहीं मिलना चाहिए उससे क्या होगा कि दूसरे आदमी का नुकसान होगा जो जानता है। तो इसलिए आप उसकी बराबरी में आके खड़े हों, आप वो चीज़ें सीखें। आप जितना सीख लें, अंग्रेजी सीखिए, आप उर्दू बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, उर्दू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और उर्दू कोई लैंग्वेज है ही नहीं, उर्दू हिंदी ही है। और जो चीज़ आपकी लैंग्वेज में आ गई, जो आपकी लैंग्वेज, आप हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी तो जानते हैं ना, तो आप अंग्रेजी का वर्ड कुछ में डाल दिए वो हिंदी हो गई, वो अंग्रेजी है ही नहीं, तो आप क्यों डर रहे हैं? वो अंग्रेजी, वो आपकी हिंदी ही है, आप उसमें डालिए अंग्रेजी का वर्ड। गुलजार साहब ने डाला आंखें भी सवाल कर, क्या आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, तो क्या वो अंग्रेजी लाइन है? वो अंग्रेजी पोएट्री है? बिल्कुल नहीं, वो हिंदी पोएट्री है, उर्दू पोएट्री है, वही है। तो वो जो पर्सनल है वो अंग्रेजी का शब्द नहीं रहा, वो अब उनकी पोएट्री का हो गया, और उनकी हिंदी का, जो भी लैंग्वेज में उन्होंने लिखी है, उर्दू या हिंदी, वो उसका वर्ड है। तो आप बिल्कुल इससे बिल्कुल भी ना डरें। और हाँ, लेकिन आपकी नॉलेज, आप राइटर हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप उस बड़प्पन को कायम रखिए और उसको और बड़ा कीजिए। जितनी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं सीखिए। मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे बहुत सारी लैंग्वेज नहीं आती है। उर्दू मैंने उतनी सीखी पर जितनी मैं काम में ला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं आती है, और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे हिंदी ज़्यादा आती है और अंग्रेज़ी तो मतलब बहुत ही कम आती है। और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया उस पर, क्योंकि मुझे हिंदी में पोइट्री करनी है, मुझे हॉलीवुड में जाके गाने लिखने ही नहीं, ये तय है। तो मैं, अच्छी बात है, मैं वहाँ जाता हूँ, लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिर वो एक बात आती है कि जितना आप अपना शब्दकोश बढ़ा सकें, आपकी राइटिंग को फायदा होगा, तो सीखिए जितना सीखना है। एक सवाल और। देखिए सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे सब राइटर लोग हैं, किसी ने गाने लिखे हैं, किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है, या कि हर एक राइटर की जो गायक जिन्होंने गाने लिखे हैं, उनके हर एक की एक ही समस्या है कि उन्होंने जो क्रिएट किया है वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फाइनेंसर के पास कैसे पहुंचाया जाए। तो बहुत टैलेंट पड़ा है मगर वो सही आदमी के पास नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे जरा? उसके लिए देखिए, मैं उसके लिए नहीं, उसके लिए सर हैं मेरे से ज़्यादा, ये गाइड करेंगे। और बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि घबराइए मत, आप जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखिए। आपकी चीज़ का नसीब, आपकी चीज़ खुद वो प्लेटफॉर्म ढूंढ लेगी जहाँ उसको चलना है। ट्रेन जो है वो पटरी पे चलेगी, सड़क पे दौड़ ही नहीं सकती, तो वो एक दिन आ जाएगी। आप बिल्कुल अच्छा लिखते रहिए। हम कभी कभी क्या होता है कि हमको चीज़ों का वक्त नहीं पता होता और हम उसे नाकामी समझ लेते हैं। तो वो नाकामी नहीं है, हमारी चीज़ का वक्त हो सकता है 4 साल के बाद है और हम आज उसको नाकामी समझ लेते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वो एक किसी का शेर है कि गुज़िश्ता हयात के जख्मों हरे भरे रहना, जुलूस सबके बरस भी यहीं से निकलेगा, और इसी गली में वो बूढ़ा फकीर रहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो निकलेगा, वो टाइम नहीं आया, आएगा। शर्त ये है कि आप ईमानदारी से, आप अपना काम कितनी ईमानदारी से कितना जमा कर रहे हैं, फूटेगा। वो एक शेर और है किसी का, मैं नश्तर साहब का है, वो कहते हैं कि ये खून नहीं है कि जहाँ काटो वहीं से निकलेगा। तो आप काटोगे तो खून निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो ये खून नहीं है कि जहाँ काटो वहीं से निकलेगा, ये मेरा सब्र है जालिम कहीं से निकलेगा, ये फोड़ के निकल जाएगा। तो आपकी राइटिंग आप इतनी पावरफुल कीजिए कि वो अपनी खुद लोग आपको ढूंढ लें। ऐसा नहीं, प्रोड्यूसर भी ढूंढते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी अच्छी चीज़ें ढूंढ रही है उतनी शिद्दत से जितनी, क्योंकि उनको भी हर हफ्ते बेचनी है, उनकी भी जो है परेशानी है जो हमारी, उनकी अलग लेवल की है, बट है उनकी भी, उनको भी अच्छा कंटेंट चाहिए। पहुंचा जाएगा। इन्हीं का एग्जांपल ले लीजिए, ये यहाँ से आए, कोई नहीं था यहाँ पर, यहाँ तक कि यहाँ कहाँ रहना है ये भी समझने में इनको 60-150 फिल्म के ऑफिसेस कहाँ हैं नहीं पता था, कोई दोस्त नहीं हुआ, आज आपके सामने बैठे एक मिसाल, तो ये चीज को इन्होंने सिखाई नहीं होती ना, ये सीख कर आए थे। ये आपको खुद ही समझ में आएगा
आप SWA तक आए मेंबर बनने, कहाँ से पता चला? किसने भेजा था आपको सिखाकर SWA के बारे में? यहीं आके पता चला ना आपको SWA के बारे में। आप SWA तक आप पहुंचे हैं, आगे भी जाओ। ये चीजें अपने आप आपको अपने सफर में वक्त आपको सिखाएगा और आप सीखोगे, खुद ही आपको तलाशने होंगे ये जवाब। ये चीजें कोई आपको बता नहीं सकता। मैं एड्रेस दे सकता हूँ, मैं वहाँ किताब हमारे ऑफिस में भी रखी रहती है जिसमें एड्रेस सारे ऑफिस के लिखे हुए हैं, आप आके उसमें नोट डाउन करके चले जाओगे। पर अब ये एसोसिएशन या एसोसिएशन में आया हुआ कोई भी गेस्ट आपको ये नहीं सिखा सकता कि अब वो ऑफिस के अंदर उस पर्टिकुलर आदमी को कैसे मिलना है। और दूसरी बात एक और भी है सर कि पहुंचना मतलब है आपकी राइटिंग पहुंचे। आप तो कभी पहुंच सकते किसी भी, लेकिन जब तक आपकी राइटिंग उस तक नहीं पहुंचेगी तो आपका मिलकर कोई फायदा नहीं। आपकी राइटिंग एक सवाल अब यहाँ से लेते हैं इनका। जी मेरा नाम है पूजा गुप्ता। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप दोनों से हमने सुनी। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी सर, इतने टाइम से आप दोनों इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई एक चीज़ आप चाहेंगे जो बदले इंडस्ट्री में? कोई एक चीज़, पहले आप बताएं फिर आप बताएं प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं चाहता इंडस्ट्री बदले, क्योंकि मेरे चाहने से अव्वल तो कुछ होने नहीं वाला। हाँ, मैं ये जरूर सुबह शाम चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत बदल जाऊं ताकि मैं कुछ और थोड़ा काम कर पाऊँ। सर ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही है, मैं जो 1 घंटे से बोल रहा हूँ, सर ने वो 1 मिनट में कहती है। इसे कहते हैं बड़ापन और एक्सपीरियंस और बड़ी बात। हम खुद को बदलें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो राज सर, मैं संजय रोकड़े हूँ, इंदौर से हूँ। मैं इधर संजय, ये क्या एल्बमों का लाल दुपट्टा मलमल का और आशिकी आई थी, आशिकी के गानों से आशिकी बनी, तो क्या ये दौर वापस आएगा? क्योंकि जो लिखते हैं, जैसे अभी बताया कि ऑफिस में आपकी राइटिंग जाए, वो राइटिंग भी कैसे पहुँचे? दिक्कत तो ये आती है, कहीं ईमेल या कहीं भी कुछ होता है। तो वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है कि आपका लिखा हुआ अच्छा जा सकता है, फिर भी कई बाध्यताएँ हैं। तो क्या अपना लेखन कहीं क्रिएट करके वो वापस से ऐसे मार्केट में आ सकता है, जैसे आशिकी लाल दुपट्टा मलमल का एक दौर था? सारे दौर वापस आ सकते हैं, कोई दौर एक्चुअली गया भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो दौर गया, वही दौर चल रहा है। आज अगर आप नोट करिए कि गायकों के नाम पर रोज एक नया नाम सुनने को मिलता है। इतने लिरिसिस्ट का नया नाम आगे सुनने को मिल रहा है आपको इन दिनों में, जितना कि नए गायकों का नाम सुनने को मिलता है रोज। तो कहाँ से आ रहे हैं वो गायक? और ये मैं उन सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जो कहीं किसी भी ये जो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं आपके टीवी चैनलों पे, इनमें से नहीं है। वो इस तरह से आ रहे हैं कि वो गाते हैं, अच्छा गाते हैं, ट्रेंड हैं, बहुत ज़्यादातर उनमें से सिंगर्स ट्रेंड हैं। ये नहीं है कि वो अपने बाथरूम में बहुत अच्छा गा रहे थे तो वहीं पे उन्होंने अपने मोबाइल पे यूँ गा कर और अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, बिल्कुल नहीं। ये वो गायक हैं जिन्होंने गायकी सीखी है, किसी तरह से उन्होंने ये मैनेज कर लिया कि किसी और दोस्त के साथ एक वीडियो शूट करके, जिसमें खुद वो अपने कुर्सी पे नॉर्मली ऐसे ही बैठे हुए गा के और उन्होंने यूट्यूब पे डाला है। और वहां से AR रहमान जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने सिंगर्स पिक किए हैं। रात को रहमान को नींद नहीं आती तो वो भी यूट्यूब पे बैठता है, उसे भी जरूरत है, वो भी रोज एक नई आवाज सुन रहा है। जैसा भी उन्होंने कहा, चीज ये है कि आप जो अपना काम जानता है उसमें शिद्दत अपनी बनाए रखो, रास्ता अपने आप बनेगा। वो कोई नहीं बना दे सकता, आपको बता सकता है। ये गांठ बांध के रख लो। मैं हर वार्तालाप में टाइम पे ये बात करता ही करता हूँ एंड में। सॉल्यूशंस हम नहीं दे सकते, ना आपको मिलेंगे। आज इतनी सी देर में इन्होंने अपने निचोड़ सिर्फ सामने रखा है हमारे, उसके पीछे और क्या क्या गुजरा होगा वो किसे पता। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि यहां तक पहुंच चुके हैं। कल आप यहां बैठे होगे मेरे सामने, तब ये सवाल आज जो आप कर रहे हो इससे कोई मायने नहीं रहते। फ्यूचर की बात हम फ्यूचर कोई भी किसी को कैसे बता सकता है, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर तो हम उन्हीं चीजों से आ सकते हैं कि हम उसकी तैयारी करें। हम एज आर्टिस्ट अपना काम अपनी शिद्दत से करते हैं और उसमें कमी नहीं। ये गांठ बांध दीजिए।
हर चीज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा जो भी उसके लिए सीखना है, चाहे वो जबान सीखने की बात हो, चाहे वो अपने एक क्राफ्ट ऑफ राइटिंग सीखने की बात हो, चाहे उसी चीज को और पॉलिश करने की बात हो, उस पर मेहनत आपको और वो सीखना आपको निरंतर खुद करना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों को लगता है, जो शायर बिरादरी के लोग हैं मेरी, उनको लगता है कि मैंने 2014 में शायरी वापस शुरू की और मैंने 2018 या 19 तक मैंने 5-6 साल के वक्फे में मैं पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ने लगा। इसके पीछे की मेहनत किसी को पता नहीं है। मैं आपको बता दूं छोटी सी बात कि 2012-13 में मेरे साथ कुछ पर्सनल चीज़ें हुई और मैं उनसे बहुत दुखी हुआ, और मेरे पास दुख को एक्सप्रेस करने का और खुशी को, हर चीज़ को, हर राइटर के पास ये मेरी राइटिंग ही होती है। तो आप यकीन करें कि मैं 1 साल तकरीबन यहाँ भी अपने घर के अंदर बैठ गया, और उस बैठने में मेरी बहुत सारी पिक्चरें छूट गई जो मुझे मिल गई थी, जो मैं कर रहा, जिसमें धूम 3 एक है, जिसमें से जन्नत 2 एक है, जिसमें से रामलीला एक है, जिसमें से वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा एक है। ये उस 1 साल में मेरी पिक्चरें छूट गई, मैं कर नहीं पाया। और चूंकि मैं जो चीज़ें मुझे कहनी थी और करनी थी, और मैं उन चीज़ों को अपनी राइटिंग के थ्रू वो गज़लों में कहना चाहता था। मैंने 1 साल घर में बंद होके सब छोड़ छाड़ के सिर्फ गज़लें लिखी, और वो ये मतलब सोचिए इतनी मेहनत करने के बाद ये फिल्में, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में छूट गई, तब जाके वो मुझे कहीं गज़लें, मैंने ऐसी गज़लें लिखी जो फिर मैं मुशायरे में आया, वो लोगों ने सुनी, सच्चाई के साथ मैंने पढ़ी, लिखी, सुनी, लोगों ने सुनी, और उसमें मुझे उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसमें फिर लोगों का काम होता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आपका काम सिर्फ है अच्छा काम करना, अच्छा लिखना, ये आगे बढ़ना और ये कैसे होगा और क्या नहीं होगा ये भूल जाइए। ये अपने आप आपका जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, अगर अच्छी चीज़ दी है तो उसके लिए अच्छा मकाम भी दिया है, वो पहुँचेगा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली एक इंसिडेंट मुझे बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं एक यूट्यूब चैनल ऑपरेट करती हूँ स्पिरिट अप, और मैं यूजुअली बहुत से लेट पोएट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। फाइन, तो कई ऐसे पोएट को चाइल्डहुड में पढ़ा है और बहुत नॉस्टैल्जिया है उनसे, तो उनकी कविताओं पे मैंने बहुत काम किया, और कुछ धुनें बनी जो बचपन में ही बनी थी, और वो जस्ट कविता का जैसा भी मूड रहा था उसके अकॉर्डिंगली वो बनती चली गई। तब मैं म्यूजिकली लिटरेट भी नहीं थी, अभी मैं सिंगर भी हूँ, लेकिन तब मुझे नहीं आती थी ये चीज़। तो मैंने सोचा कि अब जब मैं गाने लगी हूँ और मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं उन कविताओं को गाऊंगी, क्योंकि मैं उन कवियों की कविताओं को लाना चाहती थी। तो मैंने बहुतों पे काम किया, लेकिन एक किसी ऐसे कवि की कविता पर मैंने काम किया जिनकी फैमिली से किसी ने मुझे, जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने मुझे पिंग किया, उनको कविता अच्छी लगी, उनको गाना बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया धुन मैंने बनाई थी। लेकिन उसको फिर मैं एनकरेज हुई, और उसके बाद मैंने फिर वापस उससे म्यूज़िक में अरेंज किया, मतलब सिर्फ कोरे धुन में गा दिया था यूट्यूब पे। अगली बार मैंने उसे अरेंज करवाया और पैसे लगा के उसको रिलीज़ किया। दूसरी बार उनके भाई ने मुझे पिंग किया और कहा कि बेटा मुझे आपका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप प्लीज़ इसको हटा दीजिए, कॉपीराइट मेरे पास है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने खुशी खुशी हटा दिया। लेकिन उनकी एक समस्या थी इसके पीछे। उनकी समस्या ये थी कि न सिर्फ वो अपने पिता की कविताओं से जो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरे कवियों के भी, जिनके बच्चे आज हैं, और कुछ कवियों के नाम उन्होंने बताए जिनकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, और उनकी कविताएं यूज़ होती हैं, उनके गीत यूज़ होते हैं। तो उन्होंने ये मुझे कुछ इंसिडेंट्स बताए, कुछ कवियों के, उनकी लाइफ के भी बारे में बताया। उन्होंने मुझे घर पे बाकायदा इन्वाइट किया। बहुत पुराने रचनाएं हैं, उस पर ये समस्या जैसे उनकी है, उनको अपने पिता की सारी रचनाओं पे पैसे चाहिए। किनसे चाहिए? सॉरी, मे बी मैं डाइवर्ट क्वेश्चन से। हाँ, मतलब आपका सवाल किस बारे में है कि हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे कोई लिरिक्स है, यूजुअली हम लोगों ने कॉपीराइट लॉ में पढ़ा हुआ है कि वो लिरिक्स अगर हम कहीं पब्लिक में परफॉर्म भी कर रहे हैं, या फिर एक सॉन्ग ही सही पूरा, तो भी मतलब वी आर लाइबल टू पे। अब किसको पे करें हमें भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन लिखा जरूर रहता है कि कॉपीराइट सारे, अगर टी सीरीज है
तो टी सीरीज़ के पास है सारे। तो हम अगर हम पे करके करना चाहें, अगर हमें लाइसेंस भी चाहिए तो हम किससे लाइसेंस मांगे, हमारा भी तो ये सवाल है, हमारी भी ये जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर ये चीज़ तो अगर आप ऑफिस में आके अपने सवाल कर देंगी तो वहाँ पे आपको पूरा एग्जैक्ट लिस्ट मिल जाएगा। सर एक और क्वेश्चन है, हाँ। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन सर, सपोज तुराज सर के गाने रिलीज हो गए फिल्म के, तो क्या गुजारिश मूवी उसके बाद कोई एक वेबसाइट या कोई विकिपीडिया पे उसने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है सपोज, तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि लिरिक्स भी सारे डाल दिए जाएं? ज़्यादा से ज़्यादा एक मूवी में 6 से 7 गाने ही हो सकते हैं, क्योंकि हमें लिरिक्स ढूंढने में दिक्कत होती है। लिरिक्स तो भरपूर आपको मिलेंगे नेट पे, कोई भी सब ऐसा भरपूर गाना नहीं मिलते है। हैं, बट वो सब लोकल्स डालते हैं। हाँ। क्या इंडस्ट्री डालती है? इंडस्ट्री उसे डाले एग्जैक्टली। देखिए विकिपीडिया तो हमें ये बता, चाहती क्या है आप? मैं अभी भी ये आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप चाहती हैं कि हम यहाँ बैठे हुए जो हैं हाँ एक लेटर लिखते हैं जितने भी आपके म्यूजिक लेबल्स हैं, क्योंकि वो रिलीज करते हैं गाने, वो काम उनका है, वो राइट्स उनके पास हैं, तो उनको हम एक लेटर लिख सकते हैं कि भाई ये एक गुजारिश है और रिक्वेस्ट जैसी है कि आप जो भी आपकी ऑफिशियल साइट होती है, क्योंकि सभी पब्लिशर्स की ऑफिशियल साइट्स हैं, तो उन ऑफिशियल साइट्स में अगर वो लिरिक्स को भी अपना पब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि सर जितने भी लोकल लिरिक्स को अपलोड करते हैं वो लिरिक्स भी गलत अपलोड करते हैं, मीनिंग भी गलत अपलोड करते हैं। हाँ नो डाउट, पर सही मीनिंग सब चीज़ों की फिर भी निकाली जा सकती है। सॉरी, हर गाने के सही शब्द फिर भी ढूंढे जा सकते हैं और उसकी सही पॉसिबल है meaning फिर सर, भी ढूंढी। पॉसिबल है सर, बट फिर भी ये डिफिकल्टी में क्यों रहने दे? मतलब बॉलीवुड इतनी देखिए हर मेहनत कर रहा चीज है। आसान हो जाएगी तो फिर ये है कि फिर कहानी ऑलरेडी बहुत डिफरेंट इसीलिए हो चुकी है। तो उन्होंने सर मुझे ये ला के नाम दिया, मतलब इसका मतलब है ये फारसी का वर्ड है, इसका मतलब है तुराज का मतलब है नक्श निगार, यानी अपनी छाप छोड़ देने वाला, जाने के बाद याद रहने वाला, दिलों पे नक्श हो जाने वाला। मतलब 2.5 हफ्ते लिए उन्होंने। जी 2.5 हफ्ते उन्होंने मुझे नाम दिया वाकई में। हाँ, अब फिर ये अब तक वो आस मोहम्मद तुराज ही नाम था। फिर मैं यहाँ बॉम्बे जब आया, अच्छा सर वो बात आपकी रह गई, तो वो जो मैंने गाने में सुनता था वो शकील साहब के और बख्शी साहब के सबके, तो उसमें पोएट्री बहुत ज़्यादा थी, तो उसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ और वो गज़लों को ही मैं मुखड़े जो मुखड़ा लिखता था वो 2 लाइन का ही होता था मेरा जो यहाँ के पता चला कि 4 और 4.5 और पौने 5। जो अगर आपा के दोस्त ने मुझे थोड़ा ताकि हौसला मिल गया उनसे जो है वो चीज़ें मनवाने का। तो अब मैंने ये बात घर में मैंने कही किससे कही जाए, ये तो ठीक है बाहर के लोग हैं उन्होंने मुझे सिखाना सिखा दिया, इसमें ये कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे हमारी अम्मी को कुछ लेना देना नहीं इन चीज़ों से। वो जब मैं उनसे कहूँ तुम जानो तुम्हारा अब्बा जाने हमको मतलब, तो मैंने उनसे कहा कि मैं दादी मुझे कुछ, मैं उनको माँ कहा करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ, तो मैं उनको माँ कहा करता था। तो मैंने उनसे कहा कि माँ मैंने कुछ सोचा है। बोले हाँ अब तो काफ़ी सोचने लगा है, लिख भी रहा है, काफ़ी सोचने लगा है। हाँ तो बता। मैंने कहा ऐसा है, मैं
देखो मेरी समझ में आ गया है कि मैं ना कोई बिजनेस कर सकता, ना खेती कर सकता, और पढ़ाई लिखाई अभी इतनी हो नहीं पाएगी, कहीं मुझे नौकरी मिल जाएगी, अभी तो चली रही है। तो मैंने कहा ये मैं कुछ इसके लिए बना नहीं हूँ, तो काहे के लिए बना दूँ? मैंने कहा मैं लिखने के लिए बना हूँ। तो वो तो कर ही रहा है, लिखता रहे, कौन मना कर रहा है? हमको बताओ कोई मना करता हो? मैंने कहा कोई नहीं मना कर रहा, मुझे कुछ आगे जाना है, मुझे फिल्मों में गाने लिखने हैं, फिल्मों में गाने लिखने हैं। हाँ, ये जो रेडियो बजते हैं ये गाने, मैंने कहा हाँ यही करने हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर क्या करना है इसके लिए? मैंने कहा इसके लिए मुझे बम्बई जाना पड़ेगा। उन दिनों बम्बई ही कहते थे सर, बम्बई जाना पड़ेगा। वो हमारे दादी ने कहा कि अल्लाह अकबर, इतनी दूर बम्बई, मतलब तू कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई तुझे है पता? मैंने कहा नहीं पता नहीं ऐसे। मैंने कहा जाना है क्या? मैंने पता किया है, ट्रेन जाती है और पूरी दुनिया जा रही है। और हमारे गांव के एक साहब थे जो यहाँ बॉम्बे में कुछ उधर गोवंडी में कुछ करते थे, तो मैं उनसे भी जाके उनके बच्चों से उनसे मिलने लगा। तो मैंने कहा वो भी हैं, देखो वो भी तो गए हुए हैं इस गांव से, तो मैं जा सकता हूँ। खैर उन्होंने कहा कि तू सोच ले। मैंने कहा सोच लिया, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं दूसरा। आप अगर अपना मेरे पैसे लगाएंगे, कोई बिजनेस कराएंगे, खत्म हो जाने होंगे, ये लिख लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ मैं मानूंगा नहीं, और इससे अब मैं फिर कुछ और बन जाऊँ उल्टा सीधा, उससे क्या फायदा? तो आप मुझे राइटर बनने दें, वो में भेजें। उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर ये कैसे क्या क्या करना है? मैंने कुछ नहीं, मुझे मुजफ्फरनगर जाना है डिस्ट्रिक्ट में, वो टिकट लेना है और मैं बॉम्बे चले जाऊँगा। तो उसके लिए और क्या लगेगा? मैंने उसके लिए चाहिए मुझे, या मैंने हिसाब जोड़ा ऐसे, मैंने कहा 50,000 रुपये चाहिए मुझे। 21 बिना बेटा हिसाब, ये हिसाब, ये जो साहब थे 21 दिन में वो आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था गोवंडी वाले, हाँ कि टिकट कितना है, और फिर ऐसा उनसे पूछा था कि वहाँ अगर जाके किसी छोटे मोटे होटल में रहा जाए तो कितने पैसे हैं। तो वो कुल मिला के हमने सोचा कि 1-2 महीना रह के ट्राई करेंगे, और इतने पैसे मतलब काफ़ी है। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने पूछा हाँ और क्या क्या लगेगा? मैंने कहा और लगेंगे 50,000 रुपये। तो दादी ने कहा 50,000 रुपये, तो ठीक है पक्का है? मैंने कहा बिल्कुल पक्का, इसमें काम हो जाएगा। और ठीक है हम बात करेंगे। तो उन्होंने खैर मेरे अब्बा को बुलाया और उनसे कहा कि भाई वो ऐसा है, अच्छा वो जो ऐसा मतलब बहुत दबंग तरीके से बोलते थे वो, मेरी दादी जो थी, कहने लगी कि भाई ये आस मोहम्मद ने तय कर लिया है, ये बम्बई जा रहा है, और अब कल बम्बई ऐसे जा रहा है, अब मैंने कह लेंगे चुप भैया सुनिए खाली, ये बम्बई जा रहा है, इसको 50,000 रुपये चाहिए, ये आप दे या हम दें? आप दे या हम दे? अब अब्बा ने उनका मुंह देखा, फिर मेरा देखा, और फिर दादी बहुत गुस्से में थी। उनको मालूम होता है ढीलेपन से काम चलेगा नहीं, क्योंकि उनका बेटा तो जानती थी। तो अब्बा ने कहा अच्छा ठीक है, जब आप कह रही हैं तो बुलाओ, फिर आप क्यों देंगे, फिर हम ही देंगे। और अब्बा ने मुझे 50,000 रुपये दिए और मैं बॉम्बे आया। और फिर अब सोचिए, वो मेरी माँ की बात रखने के लिए या मेरी बात रखने के लिए, वो तो एक बाप का दिल ही जान सकता है। फिर मेरे वालिद साहब ने, कुल मिला के कहानी बहुत लंबी है, छोटी सी मैं बताता हूँ कि फिर 1.5 साल तक उन्होंने मुझे हर महीने पहली तारीख को, तारीख 29 और 31 होती थी, हर महीने मेरे वालिद साहब मुझे पैसे भेजते थे। 1.5 साल तक उन्होंने मुझे पैसे भेजे, कुछ मेरे कुछ कमाए। यहाँ आने के बाद तो सब कुछ वो जो चापा और जो पैसे लाया था 50,000 खत्म हो गए, तकरीबन 2.5 महीने में खत्म हो गया। मैं वापस चला गया, फिर 50,000 रुपये लिए फिर आया। तो फिर अब्बा समझ, अच्छा वो पूछते थे क्या हो रहा है? जब भी कभी मैं फोन करता था या उनका आता था, मैंने बस काम हो रहा है, बहुत जल्द काम होने वाला। मैं झूठ बोलता रहा, सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलता रहा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि पैसे घर से आ रहे थे और मैं टाउन में रहता था। मुझे जहाँ ट्रेन ने छोड़ा बॉम्बे सेंटर, मैं वहीं मोहम्मद अली रोड पर रुक गया। अब मुझे ये इंडस्ट्री पता नहीं, 1 साल के बाद पता चली कि यहाँ ऑफिस है, तो मैं उनसे झूठ बोलता रहता था कि बस हो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा वो समझ गए कि ये वापस आएगा नहीं, वो झूठ भी बोल रहा है, तो करें क्या? अब उन्होंने कहा कि अच्छा तू ये आके यहाँ जो टाइम वेस्ट करता है, 2-3 महीने रहता है, फिर यहाँ माहौल बनाता है, फिर तू पैसे मांगता है, इससे अच्छा ये कि तू तारीख बता, एड्रेस बता, पैसे हम भेज देंगे, दूर दूर करता है। और उन्होंने मेरा साथ दिया, ऐसा साथ दिया कि जो सबसे बड़ा देते हैं। और फाइनली सर वो ये हुआ कि 1.5 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये जो पैसा आ रहा है इससे मैं मतलब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये मतलब पैसा रहने का और खाने का सब आ रहा है, तो मैं मतलब मुझे पड़ी नहीं है, कुछ काम मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा
भी आने लगी, मैंने वो पैसा लेना बंद किया और वो 3 महीने लगातार मैंने पैसा वापस भेजा, वापस गया वो अब्बा के पास, तब उन्होंने लेना बंद किया और मैंने उनको झूठ बोला कि मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है और मेरे पास। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे लगा कि जब तक ये मेरे सर पे नहीं पड़ेगी, मेरी जो परवरिश हुई थी वो बहुत ही, मैं अपने ख़ानदान में मेरे जो दादा थे उनके 3 पैदा हुआ था, तो मैं थोड़ा लाड प्यार में था, तो मुझे लगा कि जब तक ये सर पे नहीं पड़ेगी और मैं यहाँ धक्के नहीं खाऊंगा और ये मुझे नहीं लगेगा, ये जब तक कि मुझे ही करना है, पैसे भी कमाने हैं और काम भी करना है, तब तक ये होगा नहीं। तो फिर मैंने वो बंद किया और फिर मुझे यहाँ जो स्ट्रगल शुरू हुआ वो 1-1.5 साल के बाद शुरू हुआ। इस 1-1.5 साल में क्या ये समझ में आ गया था कि जो शायर वहाँ से निकला था ये सोच कर कि गज़लें, गीत भी गज़ल ही होती हैं, मैं भी गज़ल लिखता हूँ, फिल्मी गाने जाके बैठ कर लिखने हैं, आ गया है मुंबई, पैसे हैं, कोई वैसे मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस पता नहीं है, तो क्या इस 1-1.5 साल में वो चीज़ समझ में आ गई कि जो सोचकर आए थे वो कुछ और ही यहाँ पे सिनेरियो है, या वो इसके बाद के स्ट्रगल में समझ में आता है? जी सर, मैं जब 1-1.5 साल के बाद मुझे यहाँ पता चला और मैं लोगों से मिलने लगा, तो उसके बाद पता चला कि जो राइटिंग में सोच के आया था, जो मुखड़े में लिख के लेके आया था, वो यहाँ काम ही नहीं करेंगे, वो यहाँ के लिए वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ उस वक्त तक धुन पे काम शुरू हो चुका था। मुखड़ा 2.5 लाइन का, 1.5 लाइन का, 1.25-2 लाइन का भी होता था, हम वो खाली नाप तोड़ के मीटर लेके आए थे। तो फिर पता चला और फिर राइटिंग जो मैं कर रहा था, वो जो मैं पोएट्री सीख के आया था और जो पढ़ के और देख के जो मेरे अंदर इकट्ठा हो गई थी, उसका यहाँ कोई स्कोप नहीं था। तो वो देखने के बाद राइटिंग का बड़ा दुख हुआ और बहुत तकलीफ हुई और मुझे ये लगने लगा, शायद मैं इसका भी शिकार हुआ, इस एहसास से कम तरीका कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन फिर जैसा कि मैं अभी इनको बता रहा था बाहर बैठ के, फिर जब ये मैंने देखा यहाँ का कुछ और सिस्टम था, तो मैंने खुद ही अपने मोटिवेशन के लिए 4 लाइनें लिखी थी, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। शायद उसके पहले मैंने जब सबसे शुरू में 4 लाइनें लिखी थी, जब मैंने राइटिंग शुरू की थी, और जो उस वक्त में सबसे अच्छी लाइनें मुझे लगती थी और लोगों को भी अच्छी लगी, वो 4 लाइनें सुनाऊंगा। मैंने वो सबक की तरह याद की थी, शायद आप में से किसी के वो काम आ जाए और याद रह जाए, या उसमें से कुछ मोटिवेशन मिल जाए। वो लाइनें हैं कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। वो ये लाइनें थी कि मेरा सफ़र शुरू हुआ मुंबई के लिए, और फिर जब मैं यहाँ आया और जो मैं राइटिंग सोच के आया था, जो लेवल और जो तैयारी और जो पढ़ के और जो तैयारी करके आया था, उससे ज़रा कुछ नीचे काम हो रहा था, तो उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और फिर मैंने 4 लाइनें लिखी अपने मोटिवेशन के लिए, कि कभी कभी होता है कि हम जिस लेवल के राइटर होते हैं, आप सब में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका कुछ अलग सोच है, और वो पर फिल्म की अपनी मजबूरी भी होती है, क्योंकि गाने फिल्म के लिए होते हैं, फिल्म गानों के लिए नहीं होती, तो कई बार हमें कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 4 लाइनें लिखी कि कोई दर, कोई ज़र, कोई ठिकाना भी नहीं है, और लौट के अब हमको घर जाना भी नहीं है, ये शहर गनीमत है, कहाँ जाओगे तुराज, वो लोग भी नहीं, वो ज़माना भी नहीं है। तो ये था कि अब अगर वापस चले गए तो अब्बा कहेंगे बस आ गए, अब चलो फिर उठाओ फावला और जंगल में चलो, तो फिर यही होगा। तो खैर कुल मिला के ये हुआ कि नहीं। और फिर ये भी है कि गए थे मुंबई कुछ करने, और क्या हुआ, तो वापस जाना ही नहीं था, तो फिर ये जो भी हो रहा था इसी के साथ लगा, और फिर ये सोचा कि नहीं, एक दिन आएगा, और हम सब उसी होप पे काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल सकती, कुछ खोने भी होती। एक गज़ल का आपका एक शेर, और फिर मैं पढ़ देता हूँ कि ऐसे थोड़ा तरन्नुम से पढ़ूँ। तेरी निगाह में जब से संवर गया हूँ मैं। देखिए ये फिर वही बातें हैं, इसमें सब वो बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। तेरी निगाह में जब से संवर गया हूँ मैं, तमाम
शहर के दिल से उतर गया हूँ मैं, तमाम शहर के दिल से उतर गया हूँ मैं। और शेर है कि तुम्हारे फूल भी हैरत से देखते हैं मुझे, तुम्हारे फूल भी हैरत से देखते हैं मुझे। अजीब शख्स हूँ, खुशबू से डर गया हूँ मैं, अजीब शख्स हूँ, खुशबू से डर गया हूँ मैं। और आखिरी शेर इस गज़ल का मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में, देखिए हर राइटर की और हर पोइट की ज़िंदगी में ऐसे पोइट्री जो पूरी ज़िंदगी करता है, लेकिन 2-4 शेर ही होते हैं जो उसको लगते हैं कि वाकई वो शेर हुए। तो मुझे लगता है मेरी गज़ल, मैंने जितनी भी गज़लें लिखी, ये एक शेर मेरे पास है जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ लिखा है। तेरी निगाह में जब से संवर गया हूँ मैं। सर ये शेर आपकी गज़ल आपके हाथों में लगा हूँ, सुनिया कि तुझे यकीन अगर हो तो मुझको दफना दे, तुझे यकीन अगर हो तो मुझको दफना दे। मेरा ख्याल ये कहता है मर गया हूँ मैं, मेरा ख्याल ये कहता है मर गया हूँ मैं। अजीब शख्स हूँ, खुशबू से डर गया हूँ मैं, तेरी निगाह में जब से संवर गया हूँ मैं। थैंक यू। सर लुक सेंटर कहाँ पे रखना ये ना? ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया कन्वर्जेशन था, बहुत से लोग इंस्पायर्ड हुए हैं आज आपके जो कन्वर्जेशन था। सबसे पहले तो ये जानिए लाइव कन्वर्जेशन जब भी होता है कितना मज़ा आता है करने में? देखिए मज़ा तो बहुत आता है क्योंकि जो हमने सीखा है और जो हमको लोगों ने सिखाया है, हमारे सीनियर्स ने, वो हम शेयर करते हैं उन लोगों से जो कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म है SWA, मतलब मैं इससे जुड़ के और मैं इसका मेंबर हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी राइटर्स हैं, और मैं तो कहूँगा कि जो राइटर्स नहीं हैं उनको भी जुड़ना चाहिए और उनको कुछ अच्छी बातें जो हैं वो मिलें सीखने के लिए। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं भी अच्छी बातें कर पाया और बहुत मज़ा आया क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग, सब राइटर लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ओके सर, ये कन्वर्सेशन में हमने जब भी बहुत अच्छा था, और जब भी नाम सुनेंगे संजय लीला जी का बहुत नाम आया और आपका उनके साथ जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही रहे। आपने ये देखा कि आपका जब भी फाइट हुआ है उनके साथ, या आपकी जो थिंकिंग है वो मिली नहीं है, वो हिट हुई है। सो हम कह सकते हैं कि जब भी आपके जो क्लैश हुए हैं उनके साथ जो थिंकिंग के ऊपर, वो गाने हिट हुए। हाँ देखिए, कोई क्लैश नहीं हुआ उनके साथ, ही इज़ ए जीनियस मैन और इतने अच्छे डायरेक्टर हैं वो। और मतलब क्लैश देखिए क्या है कि मैं एक राइटर हूँ तो मैं सिर्फ राइटिंग के बारे में सोचता हूँ, वो एक डायरेक्टर हैं और फिल्म मतलब प्रोड्यूसर भी हैं, और मोस्टली वो डायरेक्टर हैं, और वो तो उनके जहन में सारी फिल्म चल रही होती है, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और मैं सिर्फ राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। तो मेरी एक ही सोच रहती है, उनकी बहुत सारी रहती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोई ना कोई कहीं टकरा जाती है और उसमें अच्छा ही होता है, उससे अच्छा काम निकल के आता है। संजय सर के फर्स्ट मीटिंग के बारे में कुछ यादें हैं और कैसे मिले आप? देखिए संजय जी से मुझे इस्माइल दरबार ने मिलवाया था 2007 में तकरीबन, उन्होंने मुझे मिलवाया था और मैं सांवरिया फिल्म के लिए उनसे मिला था, लेकिन सांवरिया फिल्म मैं किसी वजह से कर नहीं पाया,
और फिर उन्होंने मुझे 2009 में यानी 2 साल के बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया और मुझे उन्होंने बुला के गुजारिश फिल्म दी। ओके सर, लिरिक्स की बात करें तो आपकी लिरिक्स हमेशा बहुत ही प्योर रहती है और दिल से आती है, और आज की लिरिक्स की बात करें तो बहुत वल्गर हो गया, बहुत से लोग अपोज कर रहे हैं। सो एज ए लिरिक्स आप क्या कहना चाहेंगे जो आज के दौर में जो लिरिक्स आ रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा यार कि हम जो राइटर हैं, जो लिरिसिस्ट हैं या पोएट हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। लोग क्या लेना चाहते हैं, क्या आपसे कहलवाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। तो आप उनसे थोड़ा सा एज ए राइटर आपको थोड़ा सा उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और अच्छी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है। हमारा पोएट होना कमाल नहीं है, क्योंकि हम सब ऐसे लोग जो भी क्रिएटर हैं या पोएट हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है लाखों करोड़ों लोगों में से निकल के आते हैं, फिल्टर होके आते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे आज मैं यहाँ बैठा, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था कि इतने लोग मुझे सुन रहे थे, जो ख़ुद भी राइटर हैं, वो सुन रहे थे, अपनी मोहब्बत मुझे दे रहे थे। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो इस चुनाव को जो ऊपर वाले ने चुना है और मुझे वहाँ बिठाया, ऐसे सब राइटर बैठे हैं कहीं ना कहीं जाके काम कर रहे हैं, तो हमें उस चुनाव की, ऊपर वाले ने जो हमको चुना है, उस सिलेक्शन की हमको इज्जत रखनी चाहिए। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि हम बहुत टैलेंटेड है और हम आगे, हमसे टैलेंटेड लोग वहीं पड़े रह जाते हैं जो आगे नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वजहें होती हैं, वो प्रॉब्लम होती हैं उनके साथ, वो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत 30 मार खा हैं हम, कि हम आ गए तो हमने दुनिया फतेह कर ली, हमसे टैलेंटेड कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे जी मेरी बात पूरी हो जाए, हमारे साथ ऊपर वाले की एक पावर है, बहुत लोगों की मोहब्बत काम कर रही है, कुछ लोग जो हमें सुनना चाहते हैं उनकी मोहब्बत हमारे साथ जुड़ गई है, तो हमें उन सब की लाज रखनी चाहिए। हमें अपनी तरफ से अच्छी चीज़ ही उन तक पहुंचानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपका घूमर गाना जी, आप बहुत आपको तब लगा था कि ये काफ़ी हिट हो जाएगा, और उसके पीछे भी कुछ स्टोरी है, कुछ आप बताएं। देखिए, हर गाने के पीछे एक स्टोरी होती है ऐसे तो, बट वो सब रिपीट जैसी बातें होती हैं। सच्ची बात तो ये है कि ये एक अलग लैंग्वेज का गाना था और मुझे लिखने में इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। संजय जी ने भी काफ़ी मेहनत की, इसको बनाया, इतना खूबसूरत कंपोज किया, सिंगर ने अच्छा गाया, श्रेया ने, तो कहीं ना कहीं सब लोगों की मेहनत है। और उस वक्त तो हमें ये लगता ही नहीं कि ये चीज़ मतलब क्या असर करे, क्योंकि फ्यूचर है, देखिए फ्यूचर कोई नहीं जान सकता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि चीज़ों का आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत अच्छी होगी, और वो हम सब ने लगाया था, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की थी और उसका नतीजा सामने आया कि वो बहुत अच्छा गाना साबित हुआ। ओके, लास्टली सर 2 सवाल। जैसे कि आपने कहा कि आप SWA के मेंबर भी है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन की बात चल रही है। सो बहुत टाइम से विदुत विनोद चोपड़ा जी ने भी कहा है कि राइटर्स को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिली है। जो जो एक्टर्स है उनको अप्रिशिएशन मिलती है, जो उनके पीछे जो रियल हीरो है वो राइटर्स, उनको कभी वो वैल्यू नहीं मिली है। सो एज अ क्या कहना चाहेगा एज अ मेंबर? देखिए, उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल सही कहा विदु जी ने, ये मैं भी कहता हूँ कि राइटर को वो, और भी बहुत जन ने ये कहा। जी हाँ, और एसोसिएशन हमारी उसी पे काम कर रही है। उन्होंने बहुत सही कहा है, राइटर को उसकी वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि पहले जो चीज़ फाउंडेशन होती है, नींव होती है, उसी को आप वैल्यू नहीं देते। हमारे यहाँ क्या है ना, थोड़ा सा आँखों से ज़्यादा काम लेते हैं, दिमाग से कम काम लेते हैं। ये हमारे लोगों की सोच हो चुकी है, और आँखें क्या फटाफट देख लेती हैं, दिमाग से सोचना पड़ता है। तो हम सब, जैसे कि अभी अंदर भी कहा सत्यम जी ने, तो वो हम बहुत चीज़ें बहुत इजी चाहने लगे हैं। तो जितना इजी कुछ आप पाओगे तो फिर उसके साथ कुछ मुश्किलात भी आएंगी। तो क्या हो गया, जो हमारे मेकर्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, बस वो एक्टर में कोई बुराई नहीं कर रहा, एक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी चीज़ों को वो चेहरा देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो हमारी चीज़ों को देते हैं अपनी चीज़ मिला के, तो दोनों की बराबर वैल्यू होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जितनी एक्टर की वैल्यू है उतनी ही राइटर की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर राइटर एक्टर कोई ला तो करता नहीं है, स्क्रीन पे क्या बोलता है, वो अपनी बच्चे की बेडरूम की बातें करता है, या अपनी वाइफ के साथ जो बातें करता है वो करता है, या अपने अब्बा के साथ जो बातें करता है वो करता है? नहीं, फिल्म की स्क्रिप्ट बोलता है, डायलॉग्स बोलता है, बोले खुद, लिखे खुद, बनाए खुद, कौन मना करता है? आज की तारीख में कोई किसी राइटर, किसी हीरो को, हमारे यहाँ जो हीरो को हवा बनाया हुआ है, क्या कोई मना कर सकता है? तो क्यों नहीं लिखते? वो लिखें, कोई राइटिंग के लिए कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है, लिखें।
अगर आप इतने बड़े हैं तो लिखें, आप कौन मना कर रहा है आपको। और अगर आप किसी की चीज़ ले रहे हैं, किसी की स्क्रिप्ट, किसी के डायलॉग, किसी के गाने ले रहे हैं तो उसको रेस्पेक्ट दीजिए, वो उसका हक बनता है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कल फिर आप भी तैयार रहिए, आपके साथ भी ये होगा, आपका भी हक मारा जाएगा। क्योंकि ये वो एक शेर है कि ये खून नहीं है कि जहाँ काटो वहीं से निकलेगा, ये मेरा सब्र है जालिम कहीं से निकलेगा। तो फिर आपके साथ भी वो होगा। जब आप एक ऐसा माहौल बना रहे हैं तो कल आपके भी हक मारे जाएंगे, आपकी जो है प्रोड्यूसर आपके साथ भी करेंगे। तो ये मेरा मतलब कहने का ये है, सबका यही मतलब है कि जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। और राइटर एक फाउंडेशन होता है, सबसे पहला मेंबर फिल्म से जो जुड़ता है वो राइटर होता है, तो उसको वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। थैंक यू। हाँ, और एक बात, अगर कोई इसको इज़्ज़त नहीं दे रहा है तो कोई बहुत कमाल नहीं कर रहा, बहुत गलत काम कर रहा है। वो चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, वो अपने साथ भी गलत कर रहा है और जिससे काम करवा रहा है उसके साथ भी गलत कर रहा है, तो गलत नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।